सोचो तुम एक दिन अपने घर पे वापस आते हो और तुम जैसे अपने कमरे का दरवाजा खोलते हो, तुम्हारा रूम पूरी तरीके से रेड कलर का हो चुका है और पंखे से तुम्हारा दोस्त लटका हुआ है जिसके सारे ही हाथ पांव टूट रखे हैं और उसकी गर्दन बुरी तरीके से मुड़ रखी है और उसको फांसी लगा रखी है। और तुम जैसे ही ये मंजर देखते हो तुम्हारी चीख निकलती है और तुम्हारी आंख खुल जाती है और तुम्हें पता चलता है कि तुम एक सपना देख रहे थे, बट ये सपना जल्दी ही हकीकत बनने वाला था। बोल तो अगली सुबह तुम्हारे गेट की बेल बजती है और जैसे तुम दरवाजा खोलते हो तुम्हारे सामने एक बॉक्स रखा होता है और उस बॉक्स के अंदर तुम्हें वही फोटो मिलती है जो तुमने अपने सपने में देखी थी और उसके बाद तुम्हारी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। सो गाइस, हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले एक ऐसी हॉरर मांगा को जिसका नाम है हैंग्ड डॉल, और इस स्टोरी को सुन के तुम लोगों के गूज़बम्प्स पक्का आने वाले। सो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हो, हम लोग सीधा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके चैप्टर के स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है कि किसी का फोन बज रहा होता है और वो 2 से 3 बार बजता है। तो उसके बाद एक बंदा उसे उठाता है और वो उठा के हेलो बोलता है। यहाँ सामने से आवाज आती है, कुछ बोलना मत माइक, बस मुझे एक सवाल का जवाब दो कि तुम आखिरकार हो कहाँ पर। तो अपना माइक रिप्लाई करता है कि मैं अपने रूम में सो रहा था, तुमने मुझे उठा दिया डेक्स्टर। और उसके बाद अपना डेक्स्टर बोलता है कि क्या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा है। तभी अपना माइक रिप्लाई करता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो सुबह सुबह, कल ही मेरा एग्जाम खत्म हुए और मुझे अभी सोने दो, गुड नाइट। जैसे वो गुड नाइट बोलता है सामने से डेक्स्टर रिप्लाई करता है कि तुम मीटिंग के बारे में भूल गए, कोई नहीं मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता। तभी अपना माइक सोचता है मीटिंग, आज कौन सी मीटिंग थी। तो अपना डेक्स्टर बोलता है तुम सही में सो रहे थे ना कि तुम मीटिंग भूल गए। तो वो बताता है कि तुम्हारी डेट के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं उसका चाय पी रहा हूँ और तुम्हारी बेसिकली आज डेट होने वाली थी उसके साथ सनडाउन कैफे में जो अपने स्कूल के सामने पड़ता है। और जब तुम 14 मिनट 27 सेकंड लेट हो गए तो मुझे लगा कि तुम शायद किडनैप हो गए हो मेरी फाइल 71849K की वजह से, और मैं जानना चाहता था कि आखिरकार तुम हो कहाँ पे। तो अपना माइक बोलता है कि मीटिंग क्या वो आज थी। उतने में अपना डेक्स्टर रिप्लाई करता है तुम 15 मिनट 47 सेकंड ऑलरेडी लेट हो चुके हो। उसके बाद में डेक्स्टर फोन काटता है और वो जल्दी जल्दी रेडी होना शुरू करता है। बोलते वो ब्रश करता है, नहाता है, धोता है और घर से फटाफट निकलता है। उसके बाद उन सबको ढूंढते हुए वो किसी तरह उस कैफे में पहुंचता है जहाँ पे सामने उसको डेक्स्टर दिखता है। और वो जैसे उसके बाद पहुंचता है तो डेक्स्टर बोलता है कि तू 27 मिनट 14 सेकंड लेट है और किडनैप होने के अलावा मुझे लग नहीं रहा कि कोई और बहाना सूटेबल हो गया। यहाँ पे वो लड़की रिप्लाई करती है जो उसकी डेट होती है, वो बोलती है कि वो लेस कन्विंसिंग होगा। इसके बाद वो बंदा अपनी डेट को देखता है, बोलते माइक उस लड़की को देखता है और उन दोनों की नजरें मिलती है। जिसके अपने डेक्स्टर एक बहुत ही कूल बंदे की तरह वहां से उठ के जा रहा होता है और बोलता है कि 27 मिनट 14 सेकंड बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको मना लियो और देख लियो क्या करना है। और हाँ, मैं फाइल 71849K का ध्यान रख लूंगा। तो अपनी डेट पे था। जिसको देख के अपना माइक बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि ये भाई इतनी गुस्से में बैठी हुई है, तो सीधा सॉरी बोलता है कि सॉरी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया। सो उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम माइक ग्रेको है और वो बंदी बोलती है मेरा नाम एंजेलिना वेन है। तभी वहाँ पे सेम वैसे ही माहौल हो जाता है जो किसी का भी फर्स्ट डेट में होता है, वहाँ पे चुप्पी सा आती है। उसके बाद वो बंदा सोचता है कि चलो मैं ही बोलना शुरू कर देता हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं अपना माइक हूँ और मैं एक सियोल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं ग्रेड 2 का स्टूडेंट। वो लड़की बोलती है कि मैं भी एक कंप्यूटर की फील्ड में काम करती हूँ। जिसके बाद लड़की बोलती है कि ठीक है ये सब हो गया, अब तुम मुझे जल्दी जल्दी जानकारी दो, मुझे अपना ब्लड ग्रुप बताओ, मुझे अपना ज़ोडिएक साइन बताओ और फेवरेट मूवी और बाकी सब चीजें भी। तो बंदा चुपचाप बताना शुरू कर देता है कि मेरा ब्लड ग्रुप AB है और मेरा ज़ोडिएक साइन लिब्रा है। और बेसिकली मुझे ऐसे मूवी ऐसा उतनी खास पसंद नहीं, बट हाँ मैं वो कॉमेडी मूवी ज्यादा प्रीफर करता हूँ। और ये सब सुन के लड़की अपनी एक नोटबुक में लिखने लगे, जिसको देख के अपना माइक थोड़ा शॉक होता है कि ये कर क्या रही है। उसके बंदी अपनी नोटबुक को बंद करती है और बोलती है कि मैं अभी तक अपनी नाइट शिफ्ट का काम कर रही थी लास्ट 1 मंथ से और फाइनली मुझे एक वीकडे मिला, तो अब मैं इसको ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती तुम्हारे साथ बैठ के। मुझे डेक्स्टर ने इंसिस्ट कर था कि मैं तुमसे आके मिलूं, इसलिए मैं आई। अब मैं जा रही हूँ अपनी छुट्टी को सही से एंजॉय करने। सो वो लड़की बोलती है कि तो ऐसा समझ लेना कि मीटिंग कभी हुई नहीं। माइक को लग रहा होता है कि वो शायद अभी भी गुस्सा है उस बात से, तो वो माइक उसको सॉरी बोलता है कि सॉरी मैं लेट हुआ। बट वो बंदी बोलती है जितनी मैंने तेरे से कन्वर्सेशन करी उतने में मुझे पता चल गया कि तू कैसा बंदा है, तो मैं तेरे से बात नहीं करने आती और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया तेरे में। जिसको सुन के कोई भी अच्छे से अच्छा बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा। उसके बाद फाइनली वो हिम्मत जुटा के पूछ लेता है कि क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो कि बाद में तुम्हें कोई हेल्प पड़े तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। उसके बाद वो एक नोट पे लिख के वहां पे अपना नंबर छोड़ जाती है। जिसका माइक अपना बहुत उदास बैठा होता है। फिर वो अपने फोन को चेक करता है तो देखता है उसमें डेक्स्टर का मैसेज आया होता है और वो पूछता है कि कैसा चल रहा है सब कुछ। उसके बाद वो डेक्स्टर के साथ एक ड्रिंक पे बैठने का डिसाइड करता है और वो वहां से निकल जाता है। इसके अपना सीन स्विच होता है और दिखाया जाता है कि वो दोनों मस्त बैठ के अपने बार में पी रहे होते हैं और बकचोदी कर रहे होते हैं जैसे दारू पीते वक्त होता है। और उसके बाद उनकी ये सारी बातें, ये सारी बकचोदी एक पीछे बैठा बंदा सुन रहा होता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि भाई क्या तुम अपनी बकचोदी बंद करोगे। उसके बाद अपना डेक्स्टर बोलता है कि कौन है। तो उसके बाद बोलता है कौन है साले, जानता है तू मुझे कौन हूं मैं, काफी जिगरेवाल लग रहा है तू। इसकी हाइट को देख के अपने माइक की फट जाती है और बोलता है इस साले इतना लंबा, कम से कम 190 सेंटीमीटर का तो होगा ही। बट अपने डेक्स्टर को उसकी हाइट और सब कुछ देख के घंटा फर्क पड़ रहा हो, वो सीधा उसको मिडिल फिंगर दिखा देता है। जिसका तो बंदा बोलता है अच्छा, और नारों में सारे स्कूल स्टूडेंट्स का डायलॉग बाहर ही हो। उसके बाद वो दोनों बाहर जाने लग जाते हैं।
इसका तो बंदा बोलते हैं मेरे को तेरे जैसे बंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और डेक्स्टर रिप्लाई करता है कि मुझे भी सेम पिंच। जिसका तो अपना सीन स्विच होता है, अपने को सीधा सुबह दिखाई जाती है जहाँ पे अपना माइक सो के उठता है और वो कंफ्यूज होता है कल हुआ क्या था, और वो सोच रहा होता है और वो याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि लास्ट टाइम उसने क्या देखा था। लास्ट टाइम उसने देखा था कि वो और अपना डेक्स्टर उस बंदे के साथ बाहर जा रहे हैं अपने बार के। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके अपना सीन स्विच होता है और अपना माइक अपने कॉलेज की तरफ जा रहा होता है, और जाते वक्त भी यही सोच रहा होता है कि आखिर वो कल की बात भूल क्या सकता है और आखिरकार कल हुआ क्या था। तभी अपने कॉलेज के गेट पे देखता है कि वही लंबा बंदा अपने डेस्क को पेल रहा होता है और वो उससे किसी चीज का जवाब मांग रहा होता है। जितने में उसकी नजर पड़ती है अपने माइक के ऊपर, और माइक को देख के बोलता है कि स्कॉलर, और उतने में ही अपने डेक्स्टर भी माइक को देख लेता है और वो बोलता है कि माइक भागो यहाँ से, ये बंदा पागल है। और उन दोनों की हरकत करते हुए देख के अपने माइक को थोड़ी शर्म आती है क्योंकि वो अपने कॉलेज के अंदर खड़ा होता है और ये दोनों उसी को बुला रहे होते हैं। तभी अपना माइक उस बंदे को बोलता है कि ए भाई ये अपने स्कूल है तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर, और हाँ कल के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ जो भी हुआ उसके लिए। हाँ मुझे कुछ याद नहीं कल हुआ क्या था, बट हाँ अगर तुझे ज्यादा चोट लग गई हो तो उसके लिए तो अपने मेडिकल डिस्क्रिप्शन मुझे दिखा, तभी मैं तुझे पैसे वापस करूंगा। इसको देख के उस बंदे को थोड़ी सी खुन्नस तो आती है और वो अपने माइक का गला पकड़ लेता है और वो अपने माइक का गला पकड़ के बोलता है कौन से डॉक्यूमेंट मादरचोद। और फिर वो बंदा बोलता है कि ऐसे एक्ट करना बंद कर कि जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। तभी अपना माइक रिप्लाई करता है कि मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कि तू कल रात को क्या हुआ था, मेरा सर अभी भी दर्द कर रहा है कल की बात से। तभी वो दोनों बंदे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और वो बंदा चिल्ला के बोलता है क्या तुझे भी सच में नहीं पता कि कल क्या हुआ था। और अपना माइक रिप्लाई करता है कि नहीं, मैंने कल शायद ज्यादा पी ली थी, इसकी वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मैं अपने रूम के अंदर हूँ। और वो बंदा भी सेम चीज बोलता है कि उसे भी कुछ भी याद नहीं, और सेम हुआ होता है अपने डेक्स्टर के साथ। मतलब उन तीनों बंदों को एक्चुअल में कुछ भी पता नहीं हुआ होता कि कल उनके साथ हुआ क्या था। तभी वो बंदा अपने माइक को एक कार्ड दिखाता है और वो कार्ड दिखाते हुए बोलता है कि तो ये तुम्हारा काम नहीं है। और उस कार्ड पे बहुत ही क्रीपी और अजीब सी पिक्चर बनी हुई होती है जिसको देख के अपने माइक की फटके चार हो जाती है और वो बंदा सदमे में चले जाता है। जैसे ऐसे लग रहा होता है कि माइक ने उस पिक्चर को कोई देखा है और उसको कोई ट्रॉमा याद आ रहा है। और जितने में अपना माइक शॉक्ड खड़ा होता है उतने वो बंदा बोलता है तो ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमने ये मेरी पॉकेट में नहीं रखा, तो आखिर ये काम किसका है। तभी वो बंदा अपने माइक से पूछता है कि अच्छा तुम्हें इसके बैक में जो सेंटेंस लिखा है उसका मतलब पता है। सो बेसिकली उसके बैक में लिखा होता है वेयर डज योर मेमोरी बिगिन। और अपना माइक मना कर देता है कि उसको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अपना माइक जैसे अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसकी भी जेब में सेम कार्ड है और डेक्स्टर की जेब में भी ऐसा सेम कार्ड है, और उन दोनों की जेब में जो कार्ड निकलता है उसके पीछे भी ये सेम सेंटेंस लिखा होता है वेयर डज योर मेमोरी बिगिन। तभी अपने को दिखाया जाता है एंजेलिया को जो अपनी नींद से जिसकी आंखें खुलती है और उसके सामने उसकी बिल्ली चल रही होती है जिसका नाम होता है जॉन। और वो बिल्ली भी अपने मुंह में वो सेम कार्ड लेके खड़ी होती है जो अपन उन तीनों बंदों के पास देख चुके हैं, और उसके ऊपर भी वो सेम क्रीपी इमेज और उसके बैकग्राउंड में वही टेक्स्ट लिखा होता है जहाँ पे उस लड़की की भी मेमोरी जा चुकी होती है। और वो अपने लास्ट डे को पूरा रिवाइंड करती है कि लास्ट डे उसने करा क्या था। तो वो सो के उठती है, उसका वीकेंड होता है, फिर उसको कॉल आता है अपने डेक्स्टर का। डेक्स्टर बोलता है कि उसका एक दोस्त है जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उससे वो डेट पे चली जाए उसके साथ। तो वो स्मार्ट सुन के उस बंदे से मिलने आती है जो अपना माइक होता है, और माइक अपना वहां पे लेट पहुंचा होता है और माइक को उसकी मुलाकात होती है और उसके बाद वो उस कैफे से निकल जाती है माइक को धक्का देके। अब उसके बाद का उसको सीन वो याद करने की कोशिश करी होती है कि उसके बाद उसने करा क्या था। तभी अपनी एंजेलिया एक मिराज शॉप पे जाती है जहां पर जो उसका दुकानदार होता है वो ऐसा लग रहा होता है कि अपनी एंजेलिया को जानता है, और एंजेलिया उसको अंकल बोल के बोल रही होती है, जहां पे वो इंसिस्ट करता है अपनी एंजेलिया से कि वो उसे अंकल नहीं ब्रदर बोले। उसके बाद उसके शॉप पे और भी सारे कस्टमर आने लग जाते हैं, तो उसके बाद उन कस्टमर को देखने लग जाता है और अपनी एंजेलिया वो वहां पे शॉप पे चेक करने लग जाती है कोई एक पेंडेंट उसके लिए, जहां पे उसको एक पेंडेंट बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है और वो ये पेंडेंट है। और आई डोंट नो कि कितने लोगों को ये पेंडेंट सुंदर लगेगा और कौन इसको पहनेगा अपने गले में। और वो बंदी इस पेंडेंट को फिर खरीदने चली आती है और शॉपकीपर से पूछती है कि ये पेंडेंट कितने का है, तो बताते हैं $40 का। और उसको खरीद के और वहीं पे उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। अब वो आती है प्रेजेंट डे में जहां पर वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये कार्ड आया कहां से और उसकी मेमोरी क्यों गायब हो गई है। फिर अपनी एंजेलिया वो काम करती है जो 99% ऑफ लोग करेंगे, वो जाती है अपने गूगल पे और सर्च करना शुरू करती है, क्योंकि बेसिकली उस बंदी को लग रहा होता है कि ये कोई एडवर्टाइजमेंट है और शायद गूगल पे उसको इसके बारे में कुछ पता चल जाए। बट जब वो गूगल पे पूरी रिसर्च कर लेती है उसको स्टिल कुछ भी पता नहीं चला होता है। फिर उसके दिमाग में आता है डेक्स्टर का नाम। उसको लगता है कि कहीं डेक्स्टर ने बकचोदी तो नहीं करी, क्योंकि वो बंदा इस चीज में माहिर है। बट वो सोचती है कि डेक्स्टर इस लेवल पे शायद ही जाएगा, बट फिर भी वो कंफर्म करने के लिए अपने डेक्स्टर को कॉल करती है और उसको कॉल उठाता है अपना माइक। जैसे उसको पता चलता है कि कॉल पे माइक है, वो कॉल काटने जा रही होती है। अपना माइक उसे रोकने की कोशिश करता है बट फिर भी काटने जा ही रही होती है। तभी अपना माइक उसको वही सेंटेंस बोलता है वेयर डज योर मेमोरी बिगिन, जिसके कार्ड पे लिखा होता है, जिसको सुन के उसके चेहरे पे 12 बज जाते हैं। और तो अपना माइक बोलता है कि क्या तुम्हारे कार्ड पे भी यही लिखा है, जिसको सुन के
अपनी एंजेलिया थोड़ा शॉक होती है और वो बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो अपना माइक बोलता है कि शायद हम लोगों को दोबारा से मिलना पड़ेगा। सो अभी तक अपने को ये पता चल चुका है कि ये क्रीपी वाला कार्ड सिर्फ 4 बंदों को मिला है, अपने माइक, डेक्स्टर, एंजेलिया और इस लंबे चौड़े बंदे को। और फिर अपने को दिखाया जाता है कि वो लंबा चौड़ा बंदा अपनी किसी बिल्डिंग की छत पे खड़ा होता है और एक फोटो को निहार रहा होता है, जहाँ पे उस फोटो को देख के वो बोल रहा होता है कि तुमने मुझे इस फोटो को फेंकने के लिए कहा था क्योंकि इसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, बट मैं इसको फेंक नहीं पाया कभी भी। बट स्टिल वो इस बार इस फोटो को जला के अपनी सिगरेट जला के पीने लग जाता है। तभी वो हाथ पीछे से आता है और उसकी गुद्दी सेक देता है। बोल तो वो उसकी सिगरेट छुड़वा देता है और वो बंदा बोलता है कि जॉन तुम अभी भी सिगरेट पी रहे हो, हमारा मैच आने वाला है और अगर तुम्हें कोच ने देख लिया तो तुम्हारी भुस्सी बढ़ देगा। तभी वो अपना अल्फ्रेड देखता है कि अपना जॉन ने अपनी बंदी की फोटो जलाई है और उसको देख के वो और सिगरेट पीने लग जाता है और एक सिगरेट देता है अपने भाई को भी। तभी अपना अल्फ्रेड बोलता है कि तो तुम्हारा बंदी से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो उसके बाद अपना जॉन रोने लग जाता है और अपने जॉन की रोती हुई शक्ल देख के अपना अल्फ्रेड थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है कि अरे छोड़ भाई उस बंदी को, क्या नाम था उसका, केट, वो वैसे ही बहुत ज्यादा अगली थी। उतने अपना जॉन बोलता है केट मेरी 2 महीने पहले वाली बंदी का नाम था, अभी जिसने ब्रेकअप करा उसका नाम जेनी था। तभी अपना जॉन बता रहा होता है कि उसको उसकी बंदी ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डम्ब है। जिसके बाद अपना अल्फ्रेड अपने जॉन को चेयर अप करने के लिए बोलता है कि तू किसी भी चीज में डम्ब हो बट तू हुक पंचेस बहुत अच्छे मार लेता है और वो बोलता है कि तू फ्यूचर में होने वाला चैंपियन है, तो ये सब चीजें मत सोच यार। और वो दोनों ये बकचोदी कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो बोलता है अल्फ्रेड तू चूतिया के बच्चे, मैंने तुझे यहाँ पे किस काम के लिए भेजा था और तू उसके बाद सिगरेट पीने लग गया। और वो उन दोनों के चूतर लाल कर देता है। फिर अपना सीन स्विच होता है, अपने को दिखाया जा रहा होता है कि जॉन और अल्फ्रेड बॉक्सिंग कर रहे होते हैं जिसमें जॉन ने उसकी भुस्सी बढ़ दी होती है। सो बेसिकली अपने जॉन एक फाइटर है, बोलते एक बॉक्सर है, जहां बाकी सारे बंदे उन दोनों को देख के शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि वो बंदे 40 राउंड से कंटिन्यूस फाइट करे जा रहे थे। उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं और फिर उठ के अपना जॉन चले आते हैं नहाने के लिए और वो सोच रहा होता है कि अरे आज तो मुझे उन लोगों से मिलना था। और वो फिर घड़ी में टाइम देखता है और उसे बेसिकली 6 बजे मिलना था अपने माइक के साथ, क्योंकि माइक ने उसे 6 बजे मिलने के लिए बुलाया था, सिर्फ उसे ही नहीं बाकी तीनों को भी। और उस कॉल में अपने माइक ने बताया होता है जॉन को कि हमारे अलावा किसी और को भी ये कार्ड मिला हुआ है। और जिसके बाद अपना जॉन जो है उस कार्ड को देख के बोल रहा होता है कि ये कार्ड सचमुच बहुत ज्यादा क्रीपी है, इसको देख के कोई भी डर जाएगा। इतने में पीछे से आवाज आती है दैट्स हाउ यू पंच, जिसको सुन के अपना जॉन पूरी तरीके से डर जाता है। सो वहां पे चारों बंदे बैठे होते हैं, अपना माइक, डेक्स्टर, एंजेलिया और जॉन। जिसके बाद अपना माइक बोलता है सो हम वो चारों बंदे जिनकी मेमोरी गायब है उस दिन के बाद से। जिसके बाद एंजेलिया अपनी नोटबुक निकालती है और उसको देख के अपने माइक की फट जाती है क्योंकि वो वही नोटबुक होती है जिसके अंदर उसने उसका पोस्टमार्टम करा होता है। उसके बाद अपने एंजेलिया अपना पूरा शेड्यूल बताई थी कि उसने उस दिन क्या क्या करा और किस टाइम के बाद से उसकी मेमोरी नहीं है, जिसका तो बाकी लोगों से बताने के लिए बोलती है। उसके बाद अपने डेक्स्टर भी उसको अपने पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में बताया था कि कैसे उसने अपने एंजेलिया को कॉल करा, उसके बाद वो अपने माइक से मिला, उसके बाद माइक के साथ वो पीने गया और कैसे उसकी भसड़ होती है। और उसके सेम काम करता है अपना माइक, और माइक भी अपने पूरे दिन का शेड्यूल उन सबको बता देता है। तभी वो सब देखने लग जाता है अपने जॉन की तरफ और जॉन बोलता है कि ठीक है बताता हूँ भाई। तो जॉन उसको सिर्फ शॉर्ट स्टोरी बताता है कि वो शाम को पी रहा था और उनको इनकी बकवास सुननी पड़ी। जिसके बाद वो सब देखते हैं उससे पहले तुम क्या कर दे। और अपना जॉन थोड़ा शर्माने लग जाता है और उसके बाद अपना डेक्स्टर खड़ा होता है और वो बोलता है कि शायद मुझे तुम लोगों को ये चीज बहुत पहले बता देनी चाहिए थी अपने मैसेज के बारे में जो मैंने उनको सेंड करा था, और शायद ये मेरी ही गलती है। जिसको सुन के अपना माइक बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। तभी अपने डेक्स्टर बोलता है कि ये सारे मैसेज मेरे मैसेज का रिप्लाई है जो मैंने इसी टाइम 1 महीने पहले भेजे थे, और ये सारे मैसेज मैंने भेजे थे एक एलियंस को। जिसके बाद वो उस कार्ड को उठा के दिखाता है और वो बोलता है कि ये ड्राइंग को ही देख लो तुम, इसमें ये एलियन है जो हाथ हिला रहा है मेरी तरफ देख के। जिस स्टोरी को सुन के उन तीनों के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। अपना माइक बोलता है कि भैंस की पूंछ मैं इतना एम्बैरेस क्यों हो रहा हूँ। और उसके बाद अपने जॉन बोलता है शायद ये सही बोल रहा है, और अपनी एंजेलिया का रिप्लाई होता है कि सही, इसमें सही क्या था गधे। फिर उसके बाद वो चारों बैठ के उस मैसेज को डिकोड करने लग जाते हैं जो उस कार्ड के पीछे लिखा हुआ था, वेयर डज योर मेमोरी बिगिन। जिसके बाद अपना माइक बोलता है कि अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो शायद इस कार्ड का मतलब है कि वो हमारी फर्स्ट मेमोरी हमको याद करने के लिए बोल रहा है जो हमको याद हो लास्ट। तो उसके बाद अपना माइक बोलता है कि शायद ये कार्ड हमसे हमारी पहली मेमोरी के बारे में पूछ रहा होता है। और उसी बीच में अपना जॉन और डेक्स्टर अपना अलग ही बकचोदी में लगे हुए होते हैं, जिसको सुन के अपना माइक थोड़ा सा गुस्सा होता है। उतने में अपनी एंजेलिया बोलती है कि फर्स्ट मेमोरी। तभी अपने डेक्स्टर बोलता है टाइम ट्रैक्स। मैं एक शो देखता था बहुत पहले जो बेसिकली एक एक्शन सीरीज थी और हर सैटरडे को रात 10 बजे आती थी, और ये मेरी पहली मेमोरी थी। जिसको सुन के वहां पे बाकी तीनों लोग शॉक हो जाते हैं। तभी अपने डेक्स्टर बोलता है मैं इस मेमोरी को इसलिए याद कर पा रहा हूँ क्योंकि ये मेमोरी कुछ ज्यादा ही क्लियर है एज कम्पेयर टू बाकी मेमोरीज से मेरी। तभी अपना जॉन बोलना शुरू करता है कि जब वो 5th क्लास में था तो उसका प्रिंसिपल हर किसी को एक मिल्क की बॉटल प्रोवाइड करता था जो उनको खत्म करनी होती थी लंच में, और हर लंच के एंड में वो उन सबके बैग्स
को चेक करता था। और एक बार ऐसा होता है कि एक लड़की होती है जो अपने मिल्क को पीती नहीं है और वो बैग में रख लेती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि जो प्रिंसिपल है वो सबके बैग को दोबारा से चेक कर रहा है और बेसिकली उस लड़की ने वो मिल्क को बचाया होता है अपने फ्लावर्स के लिए। बट गर्मी की वजह से वो मिल्क जल्दी सड़ जाते हैं, इसलिए अपने जॉन ने उस बंदी को बचाने के लिए वो मिल्क पी लिया और उसकी वजह से उसको डायरिया हो गया था, जिसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था उसी दिन। और ये उसकी लाइफ की पहली और सबसे वर्स्ट मेमोरी भी थी। और उसके बाद अपनी एंजेलिया बोलना शुरू करती है जहाँ पे श्योंगसू ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और उसमें काफी सारे लोग मर जाते हैं। बट वो अपसेट इसलिए थी क्योंकि वो उस दिन अपना कार्टून नहीं देख पाई थी। बट बाद में जब उसने उस न्यूज के बारे में रिसर्च करा तब उसे पता चला था कि वो कितनी डिवास्टेटिंग न्यूज थी और कितने सारे लोगों ने अपनी जान खो दी थी। और उसी के बाद अपना माइक बोलना शुरू करता है कि मुझे वो इंसिडेंट तो याद है बट मेरी पहली मेमोरी उससे भी पहले की है। और उसकी पहली मेमोरी होती है जिंगजोंग मर्डर केस के बारे में। और फिर वो बोलता है कि उस टाइम ईयर कौन सा था, तो एकदम से सब लोग बोलते हैं 1994। और तभी एंजेलिया और अपना माइक एक दूसरे को देख के बोलते हैं 1994। बेसिकली उन दोनों का ईयर सेम होता है। उसके बाद डेक्स्टर भी बोल रहा होता है कि वो जो शो जो वो देखता था टीवी पे वो भी पहली बार 1994 में ब्रॉडकास्ट हुआ था अपनी टीवी पे। और फिर अपना जॉन वो भी कैलकुलेट करना शुरू करता है कि उसकी पहली मेमोरी बोल तो जब वो 5th क्लास में था तो वो कौन सा ईयर था, और वो भी पहुंचता है 1994 पे। सो बेसिकली इन चारों की जो पहली मेमोरी थी वो 1994 की थी। जिस भी बंदे ने उस कार्ड को भेजा था इनके पास उसको पता था कि इन चारों की पहली मेमोरी कौन सी है। और उसके बाद अपना माइक उस माहौल को ठंडा करने के लिए बोलता है कि ये सिर्फ एक कार्ड है और इससे हमें कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए। और उसके बाद अपनी एंजेलिया बोलती है कि तुम जब 1994 में थे तो तुम 5th क्लास में थे, मतलब तुम 24 साल के हो, मैं भी 24 साल की हूँ। उसके बाद डेक्स्टर और माइक भी बोलते हैं कि हम दोनों भी 24 साल के हैं। तभी अपनी एंजेलिया भी बोलती है कि हम सबकी पहली मेमोरी तब की है जब हम 5th क्लास में थे, तो मतलब हम लोगों को सिर्फ अपने 5th क्लास तक का ही याद है। तभी वहाँ पे जो मेड होती है जो उनकी टेबल को साफ करने आई होती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मेरी पहली मेमोरी तो मेरी किंडरगार्टन की है और अगर तुम लोगों की पहली मेमोरी तुम्हारी 5th क्लास की है तो मतलब तुम लोगों की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट है। जिसको बोल के वो हंसने लग जाती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि वहाँ 4 बंदे बैठे बेसिकली जो उनकी गेस्ट होते हैं। उसके बाद वो सॉरी बोलने लग जाती है। बट उस मेड की बात को सुन के अपना डेक्स्टर बोलता है कि एंजेलिया हम शायद दूसरों से थोड़े से अलग है। जिसको सुन के वो जो मेड होती है वो एंजेलिया नाम सुन के थोड़ा सा रिएक्ट करती है। तभी अपना माइक थोड़ा सा दिमाग चलाने लग जाता है और वो बोलता है कि कोई भी न्यू मेमोरी जो तभी आती है जब तुम्हारी पुरानी मेमोरी डिसअपियर हो जाती है और हम सबकी मेमोरी 1994 में आकर रुक जाती है। तो शायद कुछ तो उसको कुछ समझ में आता है। उतने में पीछे से आवाज आती है, हे क्या तुम्हारा नाम माइक है। बेसिकली वो जो मेड होती है वो अपने माइक को बुलाती है और वो बाकी चारों के भी नाम बताती है, बोल दो एंजेलिया, जॉन और अपना डेक्स्टर। और वो बताती है कि तुम चारों के लिए एक लेटर आया था इसी मॉर्निंग जो हमारे गेट पे टेप कर रखा था किसी ने। अब वो लेटर वो उनको देती है जिसको देख के वो चारों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों का प्लान सिर्फ उन्हें ही पता था कि वो लोग 4 बजे यहाँ पे मिलने वाले हैं और ये किसी को भी नहीं पता था। और फिर वो चारों लोग उस लेटर को खोलना शुरू करते हैं और वो जैसे उस लेटर को खोलते हैं उसमें से वही क्रीपी इमेज निकलती है। बट बेसिकली इस बार वो इमेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है और उस कार्ड पे भी एक मैसेज लिखा होता है, वेयर एवरीथिंग बिगेन 1994। बेसिकली उस बंदे को पता है जिसने भी इनको ये कार्ड भेजे हैं या फिर जो भी इनको ये कार्ड भेज रहा है कि इन सबकी मेमोरी 1994 में स्टार्ट होती है। और उसे ये भी पता था कि वो लोग इस होटल में आके आज मिलने वाले हैं और उसे ये भी पता था कि वो लोग आज डिकोड कर लेंगे कि इन सबकी मेमोरी 1994 से गायब है। और तभी उस कैफे के बाहर अपने को एक बंदा दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहा होता है और वो उसे बता रहा होता है कि हाँ वो चारों बंदे इसी कैफे के अंदर बैठे हुए हैं और मैंने उनके ऊपर नजर रखी है। तभी अपना सीन स्विच होता है और अपने को दिखाया जाता है कि अपना माइक और एंजेलिया उस कैफे से निकल आए हैं और वो दोनों अपने अपने काम पे जा रहे हैं। तभी अपना माइक एंजेलिया से पूछता है कि एंजेलिया क्या तुम अपने घर जा रही हो, तो एंजेलिया रिप्लाई करती है कि नहीं मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं अपने ऑफिस जाऊंगी। जिसके बाद वो बोलता है कि तो तुम किससे जाने वाली हो अपने ऑफिस। वो बंदी बोलती है बस से। तो वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, जितने में अपनी एंजेलिया बोलती है नहीं। तभी अपना माइक सोच रहा होता है कि यार मैं कितना बेस्ट तो ट्राई कर रहा हूँ अपना कि इससे मैं बातचीत कर लूँ, बट ये बंदी सुनने को तैयार ही नहीं और मैं सिर्फ इसी की वजह से उस कैफे से जल्दी निकला ताकि मैं इसका थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं। और बेसिकली अपने को दिखाया जाता है कि डेक्स्टर और जॉन वहीं पे बैठे हुए बात कर रहे होते हैं जहाँ पे अपना डेक्स्टर अपने जॉन को मना रहा होता है कि वो उसके क्लब को ज्वाइन कर ले। तभी अपने एंजेलिया जाने लग जाती है और अपना माइक उसके पीछे पे जा रहा था और सोच रहा था कि मैं उससे क्या ऐसा बोलूं कि मैं इससे बात कर सकूं। तभी अपना माइक बोलता है कि एंजेलिया अबाउट द कार्ड और अपनी एंजेलिया रुक जाती है और अपना माइक बोलता है कि मुझे शुरू में तो लगा कि ये कोई जोक है बट मुझे हर एक कार्ड फैमिलियर लग रहा था, मतलब मैंने इनको कहीं देखा हुआ है। और जो सेकंड कार्ड है वो बहुत ज्यादा क्रीपी था। और तभी अपना माइक उसको सेकंड कार्ड के बारे में बता रहा था जितने में अपनी एंजेलिया उसको रोक देती है कि रुक जाओ, मुझे भी पता है सब कुछ जो उस कार्ड में हुआ है और जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा है। और अपनी एंजेलिया बोलती है कि उस कार्ड को देखने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा डर गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हर मोमेंट मुझे ऊपर कोई नजर रखे हुए है और इसीलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम मेरे को कंपनी दे सकते हो चलते हो। जिसको सुन के अपना माइक थोड़ा शॉक होता है क्योंकि भाई को फाइनली बंदी के साथ डेट मिल गई है। तभी अपनी एंजेलिया थोड़ी सी शर्मा रही होती है
और वो बोल देती है कि नहीं मेरे को तुम भी सस्पेक्ट लग रहे हो, और वो चलना शुरू कर देती है शर्मा के। उसके बाद माइक बंदा बोलता है अरे एंजेलिया रुको, बट फिर उसी वक्त अपने माइक की कोई टी शर्ट पकड़ लेता है। सो बेसिकली वो एक बच्ची होती है छोटी सी, और वो बच्ची अपने माइक को एक पोस्टर दिखाती है जो उसके भाई के मिसिंग पोस्टर होता है, और उसका तो बोलती है कि मेरा एक भाई था जो हमारे घर से भाग गया और मेरे पापा को खुद नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और वो 24 साल का था, अगर तुम्हें पता चले। और उसने मैं अपना माइक उसको इग्नोर करके अपनी एंजेलिया की तरफ देखने लग जाता है कि एंजेलिया जाने लग गई है। फिर वो छोटी जो लड़की होती है वो बोलती है कि ठीक है अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर मैं चलती हूँ, और वो जाने लग जाती है। बट तभी अपने माइक को कुछ क्लिक होता है और वो अपनी एंजेलिया को बोलता है हे एंजेलिया। एंजेलिया बोलते नहीं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा रही हूँ, तो बोलता है मैं जा भी नहीं रहा हूँ, और वो बोलता है कि बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और ये छोटी बच्ची अकेली है तो मैं इसको इसके घर तक छोड़ा था, और वो भाग जाता है वहां से। और वो छोटी सी लड़की चिल्ला रही होती है ओए तुम चाइल्ड मॉलेस्टर हो क्या, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मेरा पीछा मत करो, मैं कॉप्स को कॉल कर दूंगी। जिसको देख के अपनी जो एंजेलिया होती है वो थोड़ा सा इंप्रेस होती है कि साले इसको सारी वही बंदियां पसंद आती है जो उसके ऊपर हेट करती है, बट उसको ये चीज़ कूल लगती है और वह एंड में बोलती भी है प्रिटी। और फिर अपना सीन स्विच होता है और अपने को दिखाया जाता है डेक्स्टर को, जिसको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही होती है, और वो एक रेड कलर के रूम में बैठा होता है, और तभी उसकी तरफ एक परछाई आती हुई दिखाई देती है एक कैमरा लेकर जो उसको हंसने के लिए बोल रही होती है। और फिर अपने को दिखाया जाता है डेक्स्टर जिसको फांसी लग रखी है और उसके दोनों हाथ टूट रखे हैं, और वो बंदा डेक्स्टर की फोटो खींचता है, और वो फोटो ठीक वैसी ही होती है जैसे अपने को पहले कार्ड के अंदर वो पिक्चर देखने को मिली थी क्रीपी वाली। सो बेसिकली अपने डेक्स्टर ये एक सपना देख रहा था और सपने से उठ जाता है, और उसका उठते के साथ ही उसका चेहरा देखने लायक होता है। उसके अपन लोग को सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि वो माइक के रूम में एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है, और अपना माइक दूसरी तरफ पूरे रूम को साफ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके रूम के अंदर गेस्ट आने वाले थे, और वो गेस्ट और कोई नहीं अपनी एंजेलिया और जॉन थे। उसके अपना माइक डेक्स्टर के ऊपर चिल्ला के बोलता है कि भाई ये सब बकचोदी करना बंद कर और बाहर जाके कुछ पीने के लिए लिया, बोलते कुछ ड्रिंक लिया क्योंकि हमारे रूम में गेस्ट आने वाले हो। तो उसके बाद अपना माइक बाहर निकल जाता है ड्रिंक लेने के लिए, और जब वो ड्रिंक लेके आ रहा होता है तो उसे रास्ते में मिलता है अपना जॉन जो सिगरेट पी रहा होता है, और वो ऑफर करता है डेक्स्टर को भी कि तू भी सिगरेट पी ले, एक हाथ फूंक ले, और डेक्स्टर मना ना करते हुए वो सिगरेट फूंकने लग जाता है। बट उसको जैसे ही उस सिगरेट को मुंह में डालता है उसको खांसी हो जाती है, जिसका अपना जॉन बोलता है कि तुझे पीना नहीं आता तो तूने लिया क्यों भाई। तो उसका अपना डेक्स्टर बोलता है कि मैं ऐसे मना करना अच्छा नहीं लगेगा तुझे। तो अपने जॉन उसे थैंक यू बोलता है जो लास्ट टाइम उसने उसके लिए कवर अप करा था, और उसे बताना शुरू करता है कि उसकी बंदी ने उसको आखिरकार छोड़ दिया किसी दूसरे बंदे के लिए, और लास्ट टाइम वो उससे मिलने के लिए उसी बार में गया था जहाँ पे वो अपने डेक्स्टर और माइक से पहली बार मिला था, और उसी में उसका मूड खराब था क्योंकि वो बंदी उससे मिलने नहीं है, इसलिए वो इन दोनों के ऊपर भड़क गया था। उसके अपने डेक्स्टर सोचने लगता है कि आखिरकार उसको मैसेज करे किसने होंगे। उसके डेक्स्टर ये सब इग्नोर करके बोलते चलो माइक हमारा इंतजार कर रहा होगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो चारों लोग बैठे होते हैं और माइक सबको ड्रिंक ऑफर कर रहा होता है। उसके अपनी एंजेलिना उसके रूम को देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है क्योंकि पहली बार वो किसी लड़के के रूम को साफ देख रही थी। उसके अपना माइक सबसे पूछता है कि आखिरकार किसी ने कोई रिसर्च करी या फिर किसी को कुछ पता चला उन कार्ड्स के बारे में, जिसके बाद अपने डेक्स्टर फिर बकचोदी पे उतर आता है। वो बोलता है कि मुझे पता है, बट एट द एंड वो नासा की वेबसाइट खोल के इन लोगों को कुछ भी बकचोदी करने लग जाता है, जिसके अपना माइक सबको हटाता है और माइक से एंजेलिना से पूछता है कि एंजेलिना तुमने इस टेक्स्ट को गूगल पे सर्च करने की कोशिश की थी ना, तो वो कुछ मिला था? तो अपनी एंजेलिना बोलती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट था। तो उसके अपने माइक बोलता है कि ठीक है अब हम इस इमेज को सर्च करेंगे गूगल पे। उसके बाद वो इमेज को सर्च करना शुरू करता है डिफरेंट नेम से, जैसे स्ट्रैंगल डॉल, स्ट्रैंगल मैन, स्ट्रैंगल समथिंग, और उसके बहुत सारे सर्च करता है बट स्टिल उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उसके बाद माइक थोड़ा सा उदास होकर बोलता है कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, जितने में अपने डेक्स्टर से राय देता है कि हम लोग स्ट्रैंगल्ड करके क्यों सर्च कर रहे हैं, हम लोग कुछ और वर्ड से क्यों नहीं सर्च कर रहे, जैसे कि हैंग्ड। उसके अपना माइक दोबारा सर्च करना शुरू करता है हैंड के नाम से, बट उसे स्टिल कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद वो एक लिंक देखता है जहां लिखा होता है हैंग्ड डॉल, और वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है और बूम अपने एंजेलिना और अपने माइक दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम इमेज जो उनको उस कार्ड के ऊपर देखने को मिलती वो उसका पोस्टर होता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को एंजेलिना दिखाया जाता है अपने ऑफिस के अंदर जहाँ पे वो अपने जूनियर के ऊपर चिल्ला रही होती है और बाकी सब लोग अपने लंच के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पे एंजेलिना सबको मना कर देती है और वो स्टिल अकेले लंच करती है। इसके बाद सोच रही होती है कि आज का वेदर बहुत साफ है, और वो अपनी कैट को कॉल मिलाती है क्योंकि वो बहुत लोनली फील कर रही होती है। अपनी कैट से थोड़ी बहुत बात करती है, वो बोलती है कि इस वीकेंड हम लोग घूमने चले गए, बट फिर उसे याद आता है उसकी जो कैट है वो ट्रेन में जाने से डरती है, जिसके बाद वो सैड हो जाती है स्टिल, और उसके बोलते हैं उसकी एक और मीटिंग है। उसके अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है ये चारों बंदे एक बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। सो बेसिकली ये चारों लोग उस बिल्डिंग के बाहर होते हैं जहाँ पे इनको एड्रेस मिलता है अपने हैंग डॉल की वेबसाइट से। सो उसके बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होना शुरू करते हैं जहाँ पर अपना माइक बोलता है कि अपना जॉन कितना ज्यादा फूकता है और इतना फूकने वाला बंदा बॉक्सर कैसे हो सकता है। उसके बाद वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसना शुरू करते हैं, जिसके अपने एंजेलिना अपने माइक से पूछती है उस वीकेंड की डेट के लिए, बट एकदम से वो चुप हो जाती है और अपना माइक भी इग्नोर कर देता है इस चीज को। उसके बाद वो एक गेट के बाहर पहुंचते हैं जिसके
जिसके ऊपर लिखा होता है हैंग्ड डॉल, और वो अपना माइक उस गेट को खटखटाता है। उसके अंदर से एक बंदा निकलता है, बोल तो परछाई, जिसको देख के अपने माइक चौंक जाता है। बेसिकली वो बंदा बहुत ही ज्यादा लंबा होता है, बट वो आवाज किसी लड़की की होती है। फिर वो उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे डॉल के लिए आए हो। उसके बाद वो सीधा अपनी एक बहन को आवाज देती है जो उसके साथ रूम में होती है, और बोलती है कि सिस्टर यहाँ पे 2 लोग आए हुए हैं डॉल के लिए। जिसके बाद उसकी बहन रिप्लाई करती है कि ठीक है भगा दो तुम, या फिर इनसे डील कर लो। उसके बाद वो 2 लोगों को और एंटर होते हुए देखती है, और वो होते हैं अपने डेक्स्टर और जॉन, जिसको देख के बोलती है 2 नहीं यहाँ पे 4 लोग हैं। जिसके उसकी बहन अपना काम जो कर रही होती है वो रोक के बोलती है उन 4 को अंदर ले आओ। तो वो जैसे ही अंदर आते हैं तो वो लड़की उन सबको डॉल्स दिखाने लग जाती है जो वहां पे बहुत सारी पड़ी होती है। बोलते डॉल्स का कलेक्शन, जितने में वो जो दूसरी लड़की होती है जो काम कर रही होती है वो मना करती है, बोलती है यहाँ पे डॉल्स के लिए नहीं आए हैं। और वो बंदी इतना बोल के उनके सामने 3 कार्ड रख देती है, और वो सेम कार्ड होते हैं जो अपने माइक वाइक के पास आए हुए होते हैं। बट उस बंदी के पास अपना एक कार्ड एक्स्ट्रा होता है, जिसको देख के अपना माइक थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा कार्ड कैसे है। उसके अपना जॉन गुस्सा होते हुए उस बंदी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जितने में जो दूसरी बंदी होती है, जो लंबी वाली बंदी होती है, जिसका नाम अपने को डिक्सी बताया गया है और एंजेला, वो रोक देती है अपने जॉन को। जिसके बाद अपनी जो दूसरी बंदी होती है वो बोलती है कि ये अटैक कर रहा है, इसके अटैक से मुझे पता चल गया कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो। और उस बंदी के पास जो न्यू कार्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है लाइक देन इट्स 5 लेट्स बिगिन। उसके अपना माइक उसको सब कुछ बताया था उस कार्ड के बारे में और उनकी 1994 की मेमोरी के बारे में। उसके बाद में जॉन स्टिल अपना गुस्से में होता है क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता उस बंदी के ऊपर। उसके बाद बंदी अपना नाम बताती है जेसी स्मिथ, और ये भी बताती है कि उसकी भी लास्ट मेमोरी 1994 की है और उसके पास भी ये सारे कार्ड आ रखे हैं। और उसके बाद बंदी बोलती है मुझे थोड़ा बाहर काम है, तो बाहर चलते चलते बात करते हैं, और अपना सारा काम एंजेला को सौंप जाती है। एंजेला जिसको देख के थोड़ा सा वो होती है स्ट्रेस की, सारा काम मुझे की। अच्छा जा ही रही हो तो दीदी इस माइक नाम के बंदे को मेरे पास छोड़ जाओ क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूट है। जिस वक्त तुम्हारे एंजेलिना के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। और वहां से जाते वक्त भी अपना माइक उस 3rd कार्ड के बारे में सोच रहा होता है, जिसके बाद अपनी एंजेलिना उससे बोलती है तुम तो बहुत खुश हो गए कि लड़कियों में तुम इतने ज्यादा फेमस हो। जिसे अपना माइक बोलते तो तुम जेलस हो। लेकिन उसी बात को काटते हुए पीछे से अपना डेक्स्टर आता है जो अपने माइक से बोलता है कि मुड़ना मत, हमारा कोई पीछा कर रहा है। और ये सेम चीज अपना जॉन भी माइक को बताता है कि जब से वो लोग अपार्टमेंट में एंटर हुए तब से ये बंदे उनका पीछा कर रहे हैं। और में अपना माइक एक प्लान सोचने लग जाता है कि यहाँ पर एक बंदा है तो हम इतने सारे लोग हैं, हम इतने सारे लोग मिलकर उस एक बंदे को तो पकड़ सकते हैं। जितने अपना डेक्स्टर माइक को पकड़ के बोलता है कि अगर तुम सोच रहे हो कि वो एक बंदा है तो वो एक नहीं है। जिसे अपना जॉन बोलता है कि वो टोटल 6 बंदे हैं और उनकी लोकेशन भी बता देता है। जिससे अपना माइक समझ जाता है कि ये लोग उनका पीछा नहीं कर रहे बल्कि उन्हें किडनैप करने के लिए हैं। और उसका सारा शक जाता है अपनी जेसी के ऊपर, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि जब से वो जेसी से मिले हैं तब से ये बंदे उसका पीछा कर रहे हैं, जैसे जेसी ने इन सबको इसके लिए सेटअप करा हो। फिर अपना माइक अपने जॉन से पूछता है कि तुमने एक टाइम में कितने बंदों को पीटा। तो अपना जॉन बोलता है कि उसने एक टाइम में 3 बंदों को पीटा। जिसे अपना माइक इस प्लान को ड्रॉप कर देता है और उसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इनसे डील कैसे करे। और उसके दिमाग में एक ही चीज क्लिक होती है कि इन सबकी जड़ अपनी जेसी है, तो अगर हम लोग जेसी को ही पकड़ ले तो शायद हम लोग इन लोगों से डील कर पाए। जितने में वो सोच रहा होता है उतने में जेसी निकल के भागने लग जाती है। जिसके बाद अपना माइक और अपनी एंजेलिना दोनों जेसी के पीछे भागते हैं। जितने में जो 2 बंदे आगे चल रहे होते हैं, बोल तो आगे से उनकी तरफ आ रहे होते हैं, उन दोनों का अपना जॉन सुअर भर देता है। और एक बंदा अपने जॉन के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है जिसको अपने डेक्स्टर एक ईंट मार के साइड कर देता है। बट उतने में एक तीसरा बंदा एक रॉड निकाल के उनको बचा देता है, जो एक्चुअल में अपने डेक्स्टर को मारने वाला होता है। बट वो हिट अपना जॉन हिट ले लेता है। उसके अपने जॉन के एक सर से खून निकल रहा होता है, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। और उसके जो अपना डेक्स्टर होता है उसको एक बंदा पकड़ लेता है उसको, और उसको क्लोरोफॉर्म सुखाने लग जाता है। बट वो क्लोरोफॉर्म की मात्रा बहुत कम होती है जिससे अपना डेक्स्टर बेहोश नहीं हो रहा होता। बट डेक्स्टर सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ से निकले कैसे। तभी उसकी नजर सामने एक बंदे पे खड़ी होती है जो उस रोड के दूसरे साइड खड़ा होता है और ये सारी चीजों को देख रहा होता है। जिसके अपने डेक्स्टर के दिमाग में एक प्लान आता है। वो एक गाड़ी को आते हुए देखता है और उस बंदे के हाथ पे काट के उस गाड़ी के आगे कूद जाता है। जितने में जेसी भागते हुए घर के बाहर पहुंचती है, जिसके बाद अपना एंजेलिना और अपना माइक भी उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। जिसे अपना माइक पूछता है कि तुम वहां से भागी क्यों और वो लोग तुम्हारे साथ थे, जिसको लिए अपनी जेसी साफ मना कर देती है। और वो जिस घर के बाहर पहुंची होती है उस घर के अंदर से एक आवाज आती है जो सेम बंदा होता है जिससे अपने एंजेलिना ने पहले वो कीचेन लिया होता है। जितने अपना सीन शिफ्ट होता है अपने डेक्स्टर और जॉन को दिखाया जाता है, जहां पर अपने डेक्स्टर गाड़ी के सामने पड़ा होता है और वहां बहुत सारी भीड़ लग जाती है। जिस भीड़ को देख के वहां पे जितने भी किडनैपर्स होते हैं वो सारे चले आते हैं और अपने जॉन के सर से बहुत सारा खून बह रहा होता है। जिसके वहां पे कुछ बंदे अपने एम्बुलेंस को कॉल करते हैं पर अपना जॉन मना कर देता है और वो डेक्स्टर को वहां से पिक करके जाना शुरू कर देता है। बट अपना डेक्स्टर उतने बताता है कि वो सिर्फ गाड़ी के सामने कूदा था, वो गाड़ी से टकराया नहीं था। और वो दोनों चलते फिरते मरती हुई हालत में किसी तरह अपने माइक और एंजेलिना के पास पहुंचते हैं, जहां पर जो उनका अंकल होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो अपने जॉन की पट्टी वट्टी कर रहा था। अपना जॉन बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल टिप टॉप हूं। तब अपनी जेसी अपने जॉन से पूछती है कि हे जॉन, तुम अपने माइक और डेक्स्टर से कैसे मिले थे।
तुम इनसे लड़ाई के दौरान मिले थे ना, जो अपना जॉन सब कुछ बताया था या मैं इनसे लड़ाई के दौरान मिला था। तो अपनी जेसी पूछती है कि वो फाइट किसने स्टार्ट कर दी, तो अपना जॉन सब कुछ बताया था कि वो फाइट मैंने ही स्टार्ट कर दी और ये फलान ढिमकाना। तो उसके बाद बोलता है कि फिर फाइट बड़ी कैसे। फिर अपने डेक्स्टर ने उसको एक मिडिल फिंगर दिखाई थी जिसकी वजह से फाइट बढ़ गई थी। उसके अपने वो माइक से पूछती है कि माइक तुम्हें मेरी शॉप का एड्रेस कैसे मिला। और माइक बोलता है कि मुझे शॉप का आइडिया अपने डेक्स्टर से मिला था। उसके अपनी जेसी सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दी थी। वो बोलती है कि अपनी जो एंजेलिना है वो पहले से अपने डेक्स्टर की फ्रेंड थी और तुम और डेक्स्टर सेम डॉर्मेट्री में रहते हो। अपने जॉन से ही फाइट अपने डेक्स्टर ने स्टार्ट कर दी। सो बेसिकली अपनी जेसी का पूरा शक अपने डेक्स्टर के ऊपर जा रहा होता है, जो कि ऑब्वियस है। जिसके अपनी जेसी अपने डेक्स्टर से पूछती है तो ये सब कुछ तुमने करा था ना। जिसके अपना पीछे से जॉन चिल्ला के बोलता है कि वो बंदा मेरे लिए कार के सामने जंप करता, तुम उसके ऊपर कैसे शक कर सकती हो। पर उतने में अपनी जेसी बोलती है कि बट उसको कुछ हुआ तो नहीं ना। जितने में सेम चीज अपनी एंजेलिना भी बोलती है, वो डेक्स्टर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जितने में अपनी जेसी बोलती है कि कहीं तुम भी एंजेलिना अपने डेक्स्टर के साथ मिली तो नहीं हो इस पूरे प्लान के अंदर। जिसके अपनी एंजेलिना बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हम लोगों को स्प्लिट करना चाहती है। जिसके अपनी जेसी बोलती है कि तुम्हें जो भी लग रहा है तुम सोच सकती हो, और इन दोनों की बजर गाली गलौत में बदल जाती है। उतने अपना माइक पीछे से स्टेप इन करता है, बोलता है कि क्या मैं बात कर सकता हूँ इस मामले के ऊपर। जितने वो दोनों उसको घूर के देखती है और बोलती है ठीक है जो तुझे करना है वो कर ले। जिसे अपना माइक बोलता है कि जैसी सबसे पहली बात तो हम तुझे नहीं जानते, हमें सिर्फ इतना पता है कि तू डॉल मैन्युफैक्चरर है, बट उससे ज्यादा क्या हमें कुछ नहीं पता। और तेरे से मिलने के बाद हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है। पहला कि हम लोगों को एक थर्ड कार्ड मिल गया, दूसरा कि इस कार्ड के पीछे लगा नाउ देयर इज 5 लेट्स बिगिन, और तीसरा कि ये काले सूट वाले बंदे हमें तेरे से मिलने के बाद पीछा करने लगे हैं। और मेरे लिए जो उसका सेंटेंस लिखा है वो उतना ज्यादा क्रीपी नहीं है जितना ये इमेज है जो उसके ऊपर लगी हुई है। जब से मैंने ये इमेज देखी है तब से मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। और फिर वो ये भी बोलता है कि हमारी मेमोरी बहुत ही ज्यादा क्लियर है अगर हम देखें तो, और हमारी मेमोरीज इरेज नहीं हुई है। बोल तो हमारी मेमोरीज को किसी ने कट कर दिया है। वो चाहता था सिर्फ हमारी मेमोरीज वहीं तक रहे जहां तक वो रखना चाहता है। और हाँ, तुमने जितने भी तर्क दिए वो सारे ठीक है डेक्स्टर को लेके, बट डेक्स्टर इस केस में लास्ट गेस होगा जो मैं गेस करूंगा। और सबसे पहली बात, ये कार्ड्स आने से पहले तुम ये डॉट्स बना रही थी जो कि ऐसे क्रीपी दिखती थी, तो मेरा पूरा शक तुम्हारे ऊपर ही जा रहा है। और तुम पहले मुझे एक्सप्लेन करो कि आखिरकार ये सब कुछ है क्या। सो अपने जैसे इन सबका रिप्लाई करते हुए बोलते तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो बात खत्म। और हाँ, मुझे तुम्हारा माइक ये अंदाज बहुत पसंद आया जो तुम लोग एक दूसरे के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हो, बट स्टिल मैं डेक्स्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकती और जॉन के ऊपर भी, क्योंकि इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। और उसके बाद माइक बोलता है कि ठीक है तो तुम्हें ये कार्ड कैसे मिला और तीसरा कार्ड तुम्हारे पास ही क्यों है। जिसे अपनी जैसी बोलती है मुझे नहीं पता कि तीसरा कार्ड मेरे पास क्यों है, मेरे को लगा तुम सबके पास होगा। और हाँ, अगर तुम बात कर रहे हो इमेज की, तो जैसे तुमने बोला कि हमारी लॉस्ट मेमोरी बहुत ज्यादा क्लियर है, तो शायद मैंने ये इमेज भी अपनी लॉस्ट मेमोरी से बनाई होगी और इसलिए मैंने वेबसाइट पे डाली होगी। उसके बाद अपनी शाम हो जाती है और वो सब लोग वहां से जाने लग जाते हैं। जिसके बाद अपनी जो जैसी होती है वो जारी होती है। उतने में उसको वही लड़की मिलती है जो पार्ट 1 में अपने माइक को मिली थी, बच्ची थी जो अपने भाई को ढूंढ रही होती है। जिसके बाद अपनी जैसी उसको घर दिखाने लग जाती है। जिसके अपनी जैसी उस लड़की को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, बट उससे पहले जैसी अपनी जो बहन होती है बोलते डिक्सी, जिसका नाम एंजेला था, उसको कॉल करके बोलती है कि अपने खिड़की दरवाजे बंद रखना और अपने आपको सेफ रखना, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ। तो उसके बाद बहन पूछती है कि सब कुछ ठीक तो है ना, बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है, बट अपना तुम बस ख्याल रखना। जिसके अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है एंजेलिना और अपना एक जो माइक होता है वो कार में जा रहे होते हैं। जिसके बाद वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। जितने अपने एंजेलिना सोच रही होती है कि कैसे साइलेंस को तोड़ू, उतने अपने माइक के सामने से बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है एंजेलिना। जितने एंजेलिना बोलती है कि हाँ तुम थोड़े से अच्छे हुए, बट स्टिल मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। जिसका अपना माइक थोड़ा सा हक्का बक्का रह आता है और माइक बोलता है कि मैं तुमसे जेसी के बारे में पूछ रहा था। जिसके अपना एंजेलिना थोड़ा सा फपलाते हुए बोलती है कि अरे अच्छा जेसी, तो उसके अपना माइक बोलता है कि तो तुम्हें मैं इंप्रेस कर पाया हूँ। जिसके अपनी जेसी मना कर देती है उस चीज पे। उसके अपना माइक दोबारा से पूछता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि जेसी कैसी है। जिसके अपनी एंजेलिना बोलती है वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। जिसे अपना माइक बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बंदी इस सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। बोलते वो बंदी किडनैपर में से नहीं थी, क्योंकि अगर वो चाहती तो हम लोग को बिल्डिंग के अंदर ही किडनैप कर सकती थी। और दूसरी बात कि उसी के मिलने के बाद अपने को 3 कार्ड मिले, और लेकिन अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो तो उसके बाद पहला कार्ड बहुत न्यू था, दूसरा कार्ड वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड लग रहा था, और जो थर्ड कार्ड था वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड और टेप्ड लग रहा था, मतलब वो कोई ओरिजिनल कार्ड था। अपना माइक यही बोलता है जो तीसरा कार्ड है वो अप्रोक्स 10 साल पुराना है, मतलब वो 1994 का कार्ड है जो हमारी मेमोरी लॉस हुई थी। और से बोलता है और जो चौथा कार्ड है, तो अपनी एंजेलिना बोलती है अपने को कोई चौथा कार्ड अभी तक मिला नहीं है। माइक तुम क्या बात कर रहे हो। तो अपना माइक एक इविल से स्माइल देता है। सो एक्चुअली में अपना माइक बकचोदी कर रहा होता है, डेक्स्टर का रह रहा है कि ये भी बंदा सीख गया। सो अपना माइक एक्चुअली में 2 टिकट निकालता है जिसको दिखाता है और अपने एंजेलिना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी पे चलोगी। जिसे अपनी एंजेलिना बोलती है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था, बट ये मूवी मैं ऑलरेडी देख चुकी है। उसके अपनी एंजेलिना उससे फाइनली पूछ लेती है क्या तुम मेरे साथ वीकेंड पे डेट पे चलोगे।
जिसे अपना माइक बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें कैट्स पसंद है। अपना माइक बोलता है बहुत ज्यादा। फिर हमें नेक्स्ट से दिखाया जाता है जहां पे अपनी एंजेला मस्त वॉक पे निकली होती है रनिंग करने के लिए, और उसके बाद दिखाया जाता है कि उसको कुछ बंदे पीछा कर रहे हैं, पीछा भी नहीं, वो उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। फिर वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, बस अपनी डिक्सी को पकड़ना है, बोलते एंजेला को पकड़ना इम्पॉसिबल होता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत तेज भाग रही होती है। जिसके बाद ये लोग उसको खो देते हैं, जिसके बाद ये लोग कॉल पे एक बंदे से बात करते हैं, और बेसिकली वही बुड्ढा होता है जो बोल रहा होता है कि कुछ भी करके उस बंदी को ढूंढो, क्योंकि अगर उस बंदी को हमने पकड़ लिया तो हमको उन 5 बंदों के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट उतने में उस बुड्ढे को एक और कॉल आता है, उसके भी ऊपर किसी बंदे थे जिसको बोलता है फॉल बैक करने के लिए। वो उतने में थोड़ा सा बहस करने की कोशिश करता है, बट वो बोलता है मैं बोल रहा हूँ ना फॉल बैक, तो फॉल बैक। उसके बाद वो बाकी बंदों को बोलता है, अपने गुंडों को, और वो सब वहां से निकल लेते। फिर अपने दिखाया जाता है डिक्सी को, जो एक बहुत खंडर से घर में पहुंची होती है, और उसके सामने एक बंदा पड़ा होता है जो अपने मुंह पे चादर ओढ़ के लेटा होता है। फिर उसके अपनी डिक्सी उस बंदे से पूछती है कि जेसी कहाँ पर है, मुझे जेसी का बता। तो वो बोलता है कि जेसी ऊपर है। तो अपनी डिक्सी जैसी जा रही होती है तो बंदा बोलता है कि तू हॉट है क्या, तू मुझे डेट करेगी। तो वो से बोलती है कि पिटना चाहता है क्या, और वो ऊपर जाने लग जाती है। उसके अपने को सीन शिफ्ट होता है, अपने को वही बुड्ढा दिखाया जाता है कि उस बंदे के सामने 5 फोटो पड़ी हुई है टेबल पे, और वो 5 अपने वही बंदे होते हैं। तो एंजेलिना, जेसी, माइक, डेक्स्टर और जॉन। ये फिक्स नहीं है क्योंकि फोटो काफी पुरानी है, बोलते बचपन की फोटोज थी किसी की। सो अपनी डिक्सी किसी तरह अपने जेसी के पास पहुंचती है, और उसके बाद अपने टॉवल से अपने आप को पहुंचने लग जाती है, जिसके ऊपर अपनी जेसी बोलती है कि तू फिर से यहाँ तक भाग के आई है। उसके अपने दिखाया जाता है कि उनके सामने बहुत सारी डॉल्स पड़ी है जिनको शायद वो लोग बनाने वाले होते हैं। उतने में अपनी जेसी जो है अपनी डिक्सी से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था। जितने में डेक्सी बोलती है मेरा पीछा कौन कर रहा था, क्या तुम मेरे बारे में केयर कर रही हो। मतलब अपनी डिक्सी को पता ही नहीं है कि उसका इतने सारे लोग पीछा कर रहे होते हैं यहाँ तक जब वो भग के आ रही होती है। उसके अपनी जैसे पूछती है कि क्या तेरी माँ से बात होती है। जितने डिक्सी रिप्लाई करती है कि हाँ होती है, बट जब भी मैं उन्हें कॉल करती हूँ वो हमेशा रोने लग जाती है। उसके अपनी जैसे एक टेबल पर बैठी होती है और वो एक लेटर को पढ़ रही होती है, जिसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसकी मेमोरी भी 1994 से है और वो भी सेम एज की है। बोलते वो उस टाइम पे वो सारा जो ब्लेम है अपने ऊपर नहीं ले सकती थी, बोलते सबका शक अपने ऊपर नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने उन सबसे झूठ बोला। बोलते उसको वो ब्रिज याद है, वो मर्डर केस याद है, बट उसकी कोई भी मेमोरी क्लियर नहीं है, जिसको लेके वो बहुत ज्यादा सोच रही होती है। फिर इसके अपनी जैसी डिक्सी को बुलाती है, जिसका डिक्सी मुड़ती नहीं है, तो उसको शक होता है अपनी डिक्सी के ऊपर, जिसका डिक्सी मुड़ के बोलती है कि सॉरी मुझसे एक चीज टूट गई है, मे बी मैं कुछ ज्यादा स्ट्रांग हूँ इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए। अपनी जेसी बोलती है और स्टिल तेरे को डॉल मैन्युफैक्चरर बनना था, जिसके अपनी जेसी की मेमोरी जो होती है वो थोड़ी सी ब्लर होने लग जाती है। उसके बाद वो अपनी डिक्सी से पूछती है तूने क्या बोला था अभी, तो उसके बाद डिक्सी बोलती है कि डॉल ब्रेक इजीली, जिसमें उसकी मेमोरी थोड़ी सी शार्प होती है और उसको एक रेड कलर का रूम दिखाया जाता है जिसकी खिड़कियां टूटी हुई है और उसके सामने एक परछाई दिखाई देती है, और ये रूम काइंड ऑफ वैसी होता है जैसे अपने डेक्स्टर को सपना आया था पार्ट 2 में। और उसके बाद परछाई उससे बोल रही होती है अपने आप को फांसी लगाते हुए कि इनफैक्ट ह्यूमन भी है वो बहुत इजीली टूट जाते हैं, और वो परछाई लटक के वहां पे मर जाती है, बोलते अपने आप को हैंग कर लेती है, जिससे अपनी जो जेसी होती है वो बेहोश हो जाती है। और जैसे अपनी जेसी बेहोश हो रही होती है वो एक चीज बोलते हुए बेहोश होती है कि मुझे पता चल चुका है कि हैंग डॉल असल में है क्या। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने वो जॉन दिखाया जाता है जो एक पार्क में खड़ा होता है सिर्फ इस उम्मीद से कि जो बंदे किडनैपर थे वो उसको यहाँ पर पकड़ने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो अकेला है, तो इसीलिए वो अपना को बेट करके वहां खड़ा होता है। और तभी उसके पीछे से एक परछाई आ रही होती है अपने हाथ में एक डंडा लेके, और वो उसको हिट करने ही वाली होती है। उतने में अपने जॉन उसको एक घुसन रख के देखता है, बट एक्चुअल में उसको वो फ्रेंड होता है, बोल तो एल्फर्ड। और बेसिकली वो जो डंडा उसके हाथ में होता है वो एक मैगजीन लेके आ रहा होता है उसको फोल्ड करके। उसके बाद वो दोनों नॉर्मल बातचीत करने लग जाते हैं। उसे एल्फर्ड बोलते हैं चलो फाइट करके देखते हैं। उसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं, बोलते सीरियस फाइट करते हैं, जिसमें अपना जॉन जीत जाता है। और अपने को पता चलता है कि वो दोनों 11 बार फाइट कर चुके हैं, जिसमें अपना जॉन 11 बार उसे नॉकआउट कर चुका है। उसके अपना एल्फर्ड और जॉन राउंड 2 के लिए तैयार होते हैं। उतने में अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को दिखाया जाता है अपना माइक, जो कि मस्त अपने घर पे आया होता है और सोच रहे होते हैं कि साला उस कार्ड की वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बट वो जैसे अपने बेड पे लेटता है तो उसको याद आती है अपनी एंजेलिना की, जिसके बाद वो वीकेंड पे डेट पे जाने वाला होता है। उसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और अपने को दिखाया जाता है एल्फर्ड और जॉन की फाइट, बोल तो राउंड 2 वाली फाइट। उसके अपने एल्फर्ड अपने जॉन से बोलता है कि क्या तू श्योर है कि तू इस बैटल को जीत सकता है, बोल तो इस फाइट में तू जो फाइनल गेम है बोल तो चैंपियनशिप उसको जीत सकता है। जिससे एल्फर्ड बोलता है हाँ इजीली जीत जाऊंगा। जिसका तो बोलता है अगर तू जीत गया तो मैं तुझे एक पिग दूंगा। तो बोलता पिग, तो बोलता है हाँ मेरे घर वालों ने घर पे एक पिग को पाला है। तो उसके अपना जॉन बोलता है कि नहीं तू ऐसा नहीं करने वाला, जिसका मतलब है कि अपना जो एल्फर्ड है वो क्विट करने वाला है बॉक्सिंग को। जिसे अपना एल्फर्ड बताता है कि उसकी मॉम बहुत ओल्ड हो रही है और उसको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, जिसके लिए उसको वर्क करना पड़ेगा। और हाँ उसने कोच से ही बात कर ली, कोच ने उसको 1-2 साल रुकने के लिए बोला, बट उसके बाद इतना टाइम नहीं है, उसने 13 साल बॉक्सिंग को दिए।
बट अब उसके लिए एक जॉब लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद अपना अल्फ्रेड ये बोल के वहां से चला जाता है, जिसका जॉन उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है बट वो नहीं रुकता और वो चले जाते हैं। फिर मेरा सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि जो अल्फ्रेड है वो अपने जो जिम होता है उसकी सफाई कर रहा है, बोलते जो बॉक्सिंग रिंग होती है वहां पे सफाई कर रहा होता है। और वो सफाई इतनी रात को इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो उसका लास्ट डे होता है उस जिम में, क्योंकि वो क्विट करने वाला होता है। जिसका उसका गेट नॉक होता है और उसके गेट के पास एक ड्रिंक रखी होती है और एक पेपर रखा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है वे टू गो अल्फ्रेड। मतलब उसको लगता है कि ये शायद उसको जॉन ने भेजा है और उसके फाइनल मेमोरी के तौर पे, जिसके बाद उस ड्रिंक को पी लेता है। और उस ड्रिंक को पीते के साथ ही उसकी मेमोरी बहुत सी फेड होने लग जाती है और उसको सब कुछ धुंधला दिखने लग जाता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक परछाई होती है। तभी अपने को दिखाया जाता है जो उसके पीछे बंदा होता है जो आ रहा होता है वो जो झाड़ू होती है उसकी झाड़ू को तोड़ता है और उसके एक साइड पे कपड़ा लपेट देता है। जिसके बाद वो अपने अल्फ्रेड की तरफ बढ़ना शुरू होता है और अपने अल्फ्रेड का विजन प्रॉपर्ली जा चुका होता है, बोलते उसको सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। जिसके बाद वो पीछे हटने की कोशिश करता है और बोलते हैं कि तुम क्या करने वाले हो। जिसके बाद अपना वो बंदा बोलता है कि मैं इस स्टिक से तुझे मारने वाला हूं। और वो बंदा उसके पास आके बोलता है कि टेंशन मत ले, मैं तेरे कोई वाइटल पॉइंट्स को हिट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को मारूंगा जिनसे तेरे को दर्द ज्यादा होगा और तू लेट मरेगा। और ये सुन के अपना अल्फ्रेड बेहोश आता है। जिसके बाद अपना जॉन के पास एक टेक्स्ट आता है, बोलता है कि मेरे लिए जिम को साफ कर सकता है क्या तू। जिसको सुन पढ़ के अपना जॉन एंग्री हो जाता है और वो वहां से जाने लग जा शुरू कर देता है। और उसके बाद अपने को दिखाया जाता है रात का सीन जहां पर वो बंदा जो पहले अभी अल्फ्रेड के साथ था और उसको तड़पा के मारने की बात कर रहा था वो एक्चुअली में एक पेड़ के पास खड़ा होता है और बोलता है कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। उसके अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को माइक दिखाया जाता है जो एक कमरे की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद कमरे खोलता है तो कमरा पूरा रेड कलर का होता है, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और उस पूरे कमरे के अंदर एक बच्चा बैठा होता है जो पीसी चला रहा होता है। जिसके बाद माइक उस बच्चे के पास जाता है, वो उसको बुलाने की कोशिश करता है, कुछ पूछने की कोशिश करता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जिसका तो बच्चा उससे बोलता है कि सुनो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो अपने पीसी की तरफ इशारा करता है और उसको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, जितने में अपने माइक की आंख खुल जाती है। और इस सपने से उठने के साथ ही अपना माइक से डेक्स्टर के रूम में जाता है और डेक्स्टर को बताता है कि डेक्स्टर मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मुझे शायद कोई क्लू मिला है। बट डेक्स्टर अपने रूम में नहीं होता है। उसके अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को जॉन दिखाया जाता है जो जिम में आता है, जिसको किसी ने अपने अल्फ्रेड के फोन से कॉल करके बुलाया होता है। उसे जिम में आता है और वो जिम में अपने अल्फ्रेड को ढूंढना शुरू करता है बट जिम में बहुत अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। फिर वो किसी चीज के ऊपर पैर रख देता है। इसकी वजह से वो जाता है सीधा अपने कर्टन को खोल देता है, बोल तो पर्दों को हटाता है। और जैसे ही वो पर्दों को हटाता है वो देखता है कि उसका दोस्त अल्फ्रेड रिंग में बंधा पड़ा होता है और उसके हाथों की पूरी नस वस कट चुकी होती है और उसके पूरी बॉडी पे निशान होते हैं। उसके बाद भागते हुए अपने अल्फ्रेड के पास जाता है और उसको देखता है और उसको चेक करना शुरू करता है बट उसे पता चलता है कि अल्फ्रेड मर चुका है, वो अब नहीं रहा। उसके बाद जो अपना जॉन होता है वो अपने अल्फ्रेड को उतारता है और उसको देखना शुरू करता है। जिसके बाद वो जैसे उसको उतारता है उसके पीछे उसको नोट लगा हुआ मिलता है और उस नोट के ऊपर लिखा होता है दिस इज हाउ यू पंच राइट असॉल्ट लीडर। उसके सीन पे बहुत सारी पुलिस आ जाती है और अपना जॉन कोने बैठा होता है और उसको सारी मेमोरी प्ले हो रही होती है अपने अल्फ्रेड की जो उसने उसके साथ टाइम स्पेंड करा होता है। उसका जो उसको फोर्थ कार्ड मिला है, बेसिकली जो मैसेज लिखा हुआ मिलता है, वो उसको फॉरवर्ड कर रहा होता है अपने माइक के पास। जिसका सोच रहा होता है कि मैं इसको फॉरवर्ड करूँ कि ना करूँ, क्योंकि शायद सिर्फ मेरे लिए भी हो सकता है। और उसका वो कसम खाता है कि जिस भी बंदे ने करा है उसकी भुस्सी भर देगा वो। और एट द एंड वो उस मैसेज को माइक को सेंड कर देता है। जिसके बाद वहां पर उसका कोच आता है और उसका कोच अपने अल्फ्रेड को उस हालत में देख के शॉक हो जाता है और रोने चिल्लाने लगता है। उसके अपने जॉन को पुलिस लेके चली जाती है पूछताछ के लिए। जिसके अपना माइक और बाकी सब बंदे पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वो जॉन से मिलना चाह रहे होते हैं। जिसके अपना पुलिस वाला मना कर देता है कि नहीं, पूछताछ के बीच में अब तुम लोग उससे नहीं मिल सकते। जिससे अपना माइक अपने पुलिस वालों को सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि उसको कार्ड्स मिलते हैं और इन सबके साथ ये हो रहा है, बट पुलिस वाला ऑब्वियसली इस पर बिलीव नहीं करता। जिसके बाद वो सब लोग बाहर आते हैं और वो सोचने लग जाता है कि घंटों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं बट आखिरकार वो जॉन को छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। जिसे अपना माइक सोच रहा होता है कि आखिरकार वो बंदा ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि अगर वो उन सबको मारना चाहे तो वो कभी भी मार सकता है, क्योंकि उसने अल्फ्रेड को इतना इजीली मार दिया विदाउट एनी प्रूफ, मतलब कोई भी सबूत नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने जॉन को पकड़ रखा है। और वो सोच रहा होता है कि शायद उस बंदे को हम लोगों से कुछ चाहिए और वो शायद हमसे किसी चीज से रिलेटेड है। जिसके बाद अपनी एंजेलिना अपने माइक से पूछती है कि डेक्स्टर कहाँ है, जिसका जवाब देता है कि मुझे भी नहीं पता। और उसके बाद उसकी नजर, अपने माइक की नजर पड़ती है अपने जेसी के ऊपर, जो जेसी बहुत ही ज्यादा शांत पड़ी होती है और बहुत सूखी सी होती है, मतलब शॉक्ड होती है, जिसको देख के अपने माइक को थोड़ा सा शक तो होता है। जिसके अपनी जेसी एकदम से बोलना शुरू कर देती है कि इट वॉज नॉट अ हैंग डॉल, वो हैंग डॉल नहीं थी, वो हैंग डॉल नहीं थी। जिसके बाद वो लेकिन सुन नहीं रही होती है और वो चिल्लाई जा रही होती है। जिसे अपनी एंजेलिना उसको एक रैपर चेक करती है और उसे बोलती है कि क्या कहना क्या चाहती हो तुम। जिसे अपना माइक पूछता है कि हैंग डॉल नहीं थी मतलब, जिसे वो बोलती है कि जो फोटो जो हम लोग को मिलती है वो चीज़ मैंने कैसे बनाई है, वो शायद मेरी मेमोरी में थी और मैंने को पता चल गया कि वो एक्चुअली में है क्या, वो कोई हैंग डॉल नहीं है बल्कि वो एक हैंग्ड ह्यूमन है
जिसके दोनों हाथ टूट रखे हैं, जिसे अपने को दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर और अपने जॉन की कन्वर्सेशन, जहां पे पुलिस ऑफिसर उससे पूछ के थक चुका होता है, बट जॉन सिर्फ एक ही चीज बताया जा रहा होता है, और वो होता है कि उसको कार्ड मिलते हैं और कुछ बंदे उनका पीछा कर रहे होते हैं। उसका यही सेम चीज जो दूसरा ऑफिसर होता है वो अपने मेन ऑफिसर को बताता है कि इसके जो दोस्त आए हैं वो बंदे भी सेम ही स्टोरी इसको सुना रहे हैं, जिसमें बोलता है कि क्या बकचोदी कर रहे हैं यहाँ पे आके, कोई बंदा मरा है। उसके बाद उस चीज को प्रॉपर इग्नोर करके उन चारों बंदों की फोटो देखना शुरू कर देता है, जिसके बाद उन चारों बंदों की डिटेल्स निकलवाते हैं, जिसमें उसको पता चलता है अपने माइक के बारे में कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उसके दोनों माँ बाप जिंदा है। उसके अपने एंजेलिना के बारे में पता चलता है कि उसे कोई माँ बाप जिंदा नहीं है और वो अपने अंकल की कंपनी में काम करती है। उसको जेसी के बारे में पता चलता है कि वो अभी तो एक इंटरनेट पे एक हैंग डॉल नाम का एक वेबसाइट चला रही है, बट इससे पहले वो एक गैंग लीडर थी, बोल तो डेथ राइडर नाम का गैंग था जिसकी वो लीडर हुआ करती थी, और उसने बहुत सारे क्राइम भी कर रखे। और उसके अपना डेक्स्टर के बारे में पता चलता है, उसके ऊपर भी एक क्राइम केस रजिस्टर्ड है कि वो जो सीएसआई की वेबसाइट है उसको हैक करते हुए पकड़ा गया था और उसमें वो सर्च करता एलियंस के बारे में, बट उसको छोड़ दिया गया था क्योंकि बकचोदी थी समझ के। और उसके बाद उस ऑफिसर के पास रिपोर्ट आती है अपनी डेथ सीन की, बोलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें उसे पता चलता है कि उस बंदे को 100 से भी ज्यादा बार उसकी चेस्ट, लेग्स और आर्म्स पे हिट करा गया था। और उसके बाद वो चेयर को खिसका के मिडल में लाके बैठा और उसको उसने तब तक देखा मरते हुए जब तक वो प्रॉपरली मर नहीं गया। बोलते उस बंदे को पूरा तड़पते हुए देखा था उसने, और ऑब्वियसली ये काम किसी साइकोपैथ का ही हो सकता है। और उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं डोप टेस्ट के बारे में, जिसमें कुछ निकलता नहीं है। उसके बाद लोग जॉन को भेज देते हैं और जॉन जैसे ही जाने लग जाता है तो अपने को पता चलता है एक बुढ़ा आदमी चल के आ रहा होता है और वो उस ऑफिसर से हाथ मिलाता है, और बेसिकली ये वही बुढ़ा आदमी होता है जो इनकी किडनैपिंग में इन्वॉल्व होता है, जिसको देख के अपना जॉन शॉक हो जाता है, प्रॉपरली शॉक। उसका अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने माइक अपने एंजेलिना को उसके घर छोड़ने आया होता है, जिसका एंजेलिना जा रही होती है, जिसका अपना माइक बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो अपने एंजेलिना बोलती है कि मैंने उस बंदी को देखा, बोल तो जेसी को, उसको इस हालत में देख के उससे देखा नहीं जा रहा क्योंकि बंदी बहुत रूड रहने वाली बंदी और गुस्से वाली बंदी थी, और उसके बाद वो सैमी सी बन चुकी है, तो ये चीज़ उसको थोड़ी खटक रही है। उसके अपना माइक उसको अपने सपने के बारे में बताता है कि तुझे प्रोग्रामिंग और कोडिंग बहुत अच्छे से आती है ना, तो मेरे को एक सपना आया था पीसी के बारे में, जिसमें वो बंदा मुझे कुछ दिखा रहा था बट मुझे एक्चुअली पता नहीं चला, बट वो पीसी का बताता कि वो पीसी इतना मोटा था, इतना चौड़ा था। तो अपने एंजेलिना बोलती है कि वो पीसी अभी बनते हैं बट कुछ और चीज पता चली हो तुझे तो बता। तो अपना माइक बताता है हाँ वहां पे एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर भी था। तो बोलता है हर कंप्यूटर के अंदर होता है वो। तो बोलते हैं नहीं उसके पास जो था वो बहुत बड़ा सा था। तो अपनी एंजेलिना रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है कि 90s में वो लॉन्च हुआ था, तो शायद वो पीसी 1994 का होगा। फिर अपने एंजेलिना बोलती है और कुछ को पता चला हो, तो बोलते हैं कि नहीं बस मुझे 5.25 इंचेस वाला ड्राइवर याद है। उसका अपने जॉन को दिखाया जाता है जो अपने माइक और डेक्स्टर कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, बट उनका कॉल बिजी आ रहा होता है। तो फिर वो फाइनली डिसाइड करता है उनसे खुद ही जाके मिलने का, बट जैसे जा रहा था वो जाते जाते भी कॉल कर रहा होता है, बट वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। उतने में सामने दो बंदियां चल के आ रही होती जो एक पोस्टर के पीछे लड़ रही होती है, और पोस्टर को लड़ते 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 फाड़ देती है। इसे अपने जॉन के दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है कि वो शायद जो पीसीज उनको भेजे गए हैं वो शायद एक कटे हुए पेपर के पीसीज हैं जिनको उनको एट द एंड जोड़ना है। उसके अपने माइक को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है, उसके बाद सोच रहा होता है अपने डेक्स्टर के बारे में कि डेक्स्टर आखिरकार है क्या। उसने पूरे दिन उसको कॉल नहीं उठाया और कहीं सबका शक सही तो नहीं, कहीं डेक्स्टर ही असल में वो तो नहीं। बट तभी उसको एक कॉल आता है अपनी एंजेलिना से, जिसमें वो बोलता है कि एंजेलिना अभी तो तुम्हें छोड़ के गया था मैं, तो अभी से मुझे मिस करने लगी। बट उतने में उसको सामने से किसी के हाफने की आवाज आ रही होती है और उसके बाद वो डर जाता है और वो भागते हुए अपनी एंजेलिना के घर पहुंचता है। उसके एंजेलिना के घर बिना नॉक करे वो अंदर घुसता है और देखता है कि एंजेलिना अपने बाथरूम में पड़ी हुई होती है और उसके सामने उसकी जो बिल्ली होती है उसको किसी ने मिक्सर ग्राइंडर में पीस दिया होता है और एक नोट छोड़ा होता है, आई एम सॉरी प्रिंसेस अरोरा। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है जेसी को जो अपने एक हैंग डॉल वाले शोरूम में गई होती है और उसके सामने उसकी बहन बैठी होती है डिक्सी, जिसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है और उसके हाथ दोनों टूटे हुए होते हैं और उसको किसी ने लटका रखा होता है। गाइस अगर तुम लोगों को मांगा यहाँ तक पसंद आ रही तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन दोनों को भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि उनसे रिलेटेड मैंने बहुत सारे कंटेंट को सोच रखा है जिसके लिए ऑडियंस कम पड़ रही है, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। जिसको देख के अपनी जेसी बिल्कुल स्टन हो जाती है। तो उतने में अपनी जेसी उसको देख के बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है कि वहां पर अपना जॉन आता है और जॉन अपनी जेसी को पकड़ लेता है। बट जैसे ही वो अपनी जेसी को पकड़ता है वो सामने डिक्सी को देखता है जिसको देख के वो शॉक होता है और फिर वो वहां पर देखता है एक नोट पड़ा हुआ और उस नोट में लिखा होता है ह्यूमन ब्रेक इजीली राइट वैक्स डॉल। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को एंजेलिना को दिखाया जाता है जो एक रूम में बैठी हुई सीलिंग को देख रही होती है और उसी के बगल में लेटी होती है अपनी जेसी जो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। सो बेसिकली दोनों एक ही रूम के अंदर होते हैं और बाहर वहीं अपना माइक अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और उनको बता रहा होता है कि सब कुछ ठीक है और वो घर पर नहीं आ पाएगा। और उतरे में ही सामने से जॉन उसको आवाज देता है
कि माइक, तो अपने माइक से पूछता है कि माइक तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तो माइक रिप्लाई करता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो अपना जॉन उसे ठीक है बोलकर वहां से जाने लगता है। उतने में अपना माइक उससे पूछता है कि तुम सुबह सुबह कहाँ गायब थे? तो उसके बाद अपना जॉन रिप्लाई करता है कि मैं एल्फ्रेड के जो बचा हुआ सामान था वो उसके घर वालों को देने गया था। तो उसके बाद अपना माइक बोलता है कि तुम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे ना? और उतने में अपना जॉन रिप्लाई करता है कि मैं मार दूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो ये सुन के अपना माइक थोड़ा शॉक होता है और बोलता है किसे? तो बोलता है उन ब्लैक सूट वालों को, जो भी हैं, जो भी हमारा पीछा कर रहे हैं, मैं सबको जान से मार दूंगा। उतने में अपने सामने टेप रिकॉर्डर से आवाज आ रही होती है कि बस 22 साल की लड़की की डेथ हो गई। बेसिकली वो अपने डेक्सी के बारे में बता रहा होता है कि उसकी डेथ हो चुकी है और स्टिल उसका खूनी को कोई अता पता नहीं है। और उसका जो दोस्त होता है जिसने लास्ट पार्ट में अपने डिक्सी को प्रपोज मारा था, जिसको अपने डिक्सी ने रिजेक्ट कर दिया था, वो बंदा बोलता है कि प्लीज जिसने भी उसको खून करा है उसको प्लीज ढूंढ लेना और उसको खत्म कर देना, और इस चीज में जितनी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा मैं करूंगा। और इतने में अपनी जेसी को दिखाया जाता है जो सपना देख रही होती है और सपने में उसकी बहन डिक्सी होती है जो उससे हेल्प मांग रही होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। बट उतने में उसको डिक्सी के पीछे एक परछाई दिखती है और वो परछाई होती है अपने डेक्स्टर की, जिसके बाद अपनी जेसी की आंख खुल जाती है और वो उठ के बाहर की तरफ जाने लग जाती है। और उतने में अपना माइक उससे पूछता है कि तुम ठीक हो गई? उतने में जेसी बोलती है कि जब अपने एल्फ्रेड की डेथ हुई और जब ये सब कुछ हुआ, उसकी बहन डिक्सी की डेथ हुई, तो सिर्फ हम में से एक बंदा नहीं था जो अभी भी यहाँ पर नहीं है, और वो है अपने डेक्स्टर। और वो अपने सीधा माइक का कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि डेक्स्टर कहाँ पे है और तुम्हारे साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा? तो तुम दोनों मिले हुए हो इस पूरी चीज में। जिसको देख के अपना जॉन और अपनी एंजेलिना दोनों माइक के ऊपर शक करने लग जाते हैं और माइक भी सोच में चले आता है और अपना माइक चिल्ला के बोल रहा होता है कि उसे नहीं पता कि आखिरकार डेक्स्टर है कहाँ पर। और वो सब लोग अपने माइक के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं। बट उतने में अपने माइक का फोन बजता है और वो फोन होता है अपने डेक्स्टर का। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है अपने माइक की एक मेमोरी, जहां पर माइक पहली बार उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ होता है जहां पर ऑलरेडी अपने डेक्स्टर रह रहा होता है। और माइक वहां पर आता है और अंगड़ाई ले ही रहा होता है कि उतने में डेक्स्टर उसके रूम को खटखटाता है और उसके रूम में पूछ के उससे बोलता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पे क्यों शिफ्ट हुए, तुम्हारा और कोई बुरी आदत तो नहीं है, और से एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछ के और ये बता के कि यहाँ पे किचन है, किचन को सब कुछ साफ कर देना, और वो चले आता है। जिसको देख के अपना माइक सीधा बोलता है वियर्डो। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को रात का सीन दिखाया जाता है जब पर माइक सो रहा था मस्त, लेकिन उसको एकदम से थॉट आने शुरू होते हैं। यहाँ पर उसको डेक्स्टर ने एन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे थे कि तुम कहाँ से हो और तुम भूतों में बिलीव करते हो, और उतने में उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि सामने उसकी एक परछाई है जो अंगड़ाई ले रहा है, और उतने में वो परछाई उसकी तरफ मुड़ती है, जिसको देख के अपना माइक पूरी तरीके से डर जाता है। और वो और कोई नहीं, वो होता है अपना डेक्स्टर। बट अपना माइक कुछ बोलता नहीं और चुपचाप दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उतने में अपने डेक्स्टर अपने जेब से एक पिल निकालता है और बोलता है कि अभी भी सो रहा है तो मेरे लिए परफेक्ट टाइम है। जितने में अपना माइक बेहोश आता है, अपने माइक का फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें अपना माइक जा रहा होता है पुलिस को कॉल करने और अपने डेक्स्टर उसके पैरों में पड़ा हुआ होता है। और इस तरह अपने माइक और डेक्स्टर की दोस्ती होती है। जिसके बाद अपना एक सीन शिफ्ट होता है, अपने दिखाया जाता है माइक और डेक्स्टर दोनों रूम में बैठे हुए। जितने में अपना माइक डेक्स्टर से पूछता है कि रोज तू रात को यहाँ पर क्यों आता है और तू खिड़की से बाहर क्या देख रहा होता है, और अगर तुझे ये रूम इतना ही ज्यादा पसंद है तो तूने ये वाला रूम क्यों नहीं चूज करता? जिससे अपने डेक्स्टर रिप्लाई करता है कि मैं यहाँ पर रात को इसलिए आता हूँ क्योंकि इस रूम से स्टार्स बहुत अच्छे दिखते हैं और मुझे स्टार्स देखने का बहुत गंदा शौक है। और उसके बाद बोलता है कि रही बात इस रूम की कि मैंने ये रूम क्यों नहीं चूज करा, तो मैं हम दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और इस डॉर्मेट्री को भी। जिसमें वो बताता है कि हमारे दोनों के रूम एक एंट्री और एक एग्जिट से कनेक्टेड है। बेसिकली तेरा रूम जो है वो अपनी एंट्री से कनेक्टेड है और मेरा रूम एग्जिट से। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन एंट्री लेता है इस डॉर्मेट्री में, बट हाँ कौन एग्जिट लेता है इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं इस पूरे डॉर्मेट्री को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तेरे और अपने लिए, दोनों के लिए। सो इन शॉर्ट अपने डेक्स्टर जिस काम में माहिर है वो वही कर रहा था, बोल तो बकचोदी। फिर हम लोग को दोबारा से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये चारों बंदे, बोल तो जेसी, जॉन, माइक और एंजेलिना, ये चारों भेस बदल के घूम रहे होते हैं। बेसिकली ये लोग डेक्स्टर से मिलने जा रहे होते हैं और उतने में इसके ऊपर एक नजर रख रहा होता है एक वही बुड्ढा जिसको हमने सेकंड पार्ट में देखा था। और वो बुड्ढा बोलता है कि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अपना काम शुरू कर दो। और फिर ये चार लोग किसी तरह उस डॉर्मेट्री में घुसते हैं जहां पर अपना माइक डेक्स्टर का रूम होता है और वहां पर जा ही होते हैं। और अपना माइक अपने डेक्स्टर के रूम के पास पहुंच के उसके रूम को खटखटाता है और बोलता है कि डेक्स्टर रूम ओपन करो, बट अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद अपना माइक उसका रूम खोल देता है और उसको रूम को खोलता है तो वैसे ही वो शॉक हो जाता है। उसके बाद स्टन खड़ा होता है। जितने अपने पीछे जॉन पूछता है कि माइक क्या हुआ, डेक्स्टर नहीं है क्या रूम में? उतने भगते हुए अपनी जो जेसी होती है वो जाती है और वो भी रूम में झांकती है और उसके बाद वो भी स्टन हो जाती है। और उसका ये एक्सप्रेशन देख के तुम लोग समझ सकते हो कि अंदर क्या खौफनाक चीज है। और वो जैसे ही अंदर घुसते हैं वो देखते हैं कि अपने डेक्स्टर को किसी ने फांसी लगा रखी है और उसके गले पे उसने एक नोट लगा रखा है जिसपे लिखा हुआ है स्माइल रेड के। इसका अपना माइक पूरा स्टन हो चुका होता है अपने डेक्स्टर को मरा हुआ देख के और वो पूछता है कि हम कुछ सेकंड पहले ही बात कर रहे थे, या आखिर कैसे हो सकता है और ये सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? जिसके बाद अपनी एंजेलिना देखती है और एंजेलिना भी शॉक हो जाती है और बोलती है डेक्स्टर
डेक्स्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ। उतने में अपने जॉन की नजर जाती है नीचे स्टेयर्स पे, जहां पर वो अपने किडनैपर दोबारा से ऊपर भग के आ रहे होते हैं। जिसके बाद अपना वो बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और ये एक तरीके का ट्रैप है जिसमें उन लोगों को फंसाया गया है। जितने में माइक वहां पे स्टन खड़ा होता है और उसको सिर्फ एक ही थॉट आ रहा होता है, जो अपनी जेसी ने उससे बोलता है कि कुछ भी तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो रहा है, और वो बोलता है कि लो मेरे साथ भी हो गया। उसके बाद माइक वहां पे खड़े होकर बोल रहा होता है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता डेक्स्टर, मुझे नहीं पता। और उसके बाद उसको एक मेमोरी हिट करती है जिसमें अपने डेक्स्टर उससे बात कर रहा होता है उसी रेड रूम में। उतने में सामने से अपने डेक्स्टर की आवाज आती है कि तुम्हें पता है माइक, बस तुम्हें याद नहीं है, तुम याद करने की कोशिश करो, तुम्हें एक्चुअली पता है कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। उतने में माइक होश में आता है और उसको वहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वो किडनैपर्स आने वाले होते हैं। और वो जब वहां से जा रहा होता है उतने में उसको डेक्स्टर का एक विजन याद आता है जिसमें डेक्स्टर बोल रहा होता है कि तुम्हें वो कैक्टस म्यूजिक के बारे में पता है जो मैं सुनता था। जिसका वो देखता है कि उसके कैक्टस से लिपटा हुआ उसका आईपॉड पड़ा हुआ है, बोलते अपने डेक्स्टर का, और उसको याद आता है एक लव म्यूजिक के बारे में जिसके बारे में अपने डेक्स्टर हमेशा बात किया करता था। तो उसी वक्त अपना माइक उस आईपॉड को उठा के वहां से भग जाता है और इतने में अपने को उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो सिर्फ अपने बंदों से यही बोल रहा होता है कि कुछ भी करके मुझे उन्हें पकड़ के लाके दो। फिर अपने को दिखाया जाता है कि जॉन और उसके सामने बुढ़ा आदमी खड़ा होता है और वो दोनों आपस में भिड़ने वाले होते हैं। जितने बुढ़ा आदमी अपने दो बंदों को जॉन के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है, बट जॉन उन्हें एक एक घुसड़ में चित कर देता है। जिसमें बुढ़ा बोलता है कि तू इतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद बोलता है कि सब एक साथ हमला करो। उसके 6 बंदे उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है। अपने को दिखाया जाता है कि माइक, एंजेला और जेसी भाग रहे होते हैं और उनके पीछे 2 ब्लैक सूट वाले बंदे भी होते हैं। जिसमें अपनी जेसी के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है कि क्या इन्हीं लोगों ने अपनी डिक्सी को ही मारा होता है। जिसके बाद अपना सीन दोबारा शिफ्ट होता है और अपने को दिखाया जाता है जॉन को जिसने उन सारे बंदों को चित कर चुका है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा है। जिसके उसका बॉस बोलता है कि एसोल्स, ये एक बच्चे से नहीं जीत पा रहे। उसके अपना जो जॉन होता है वो अपने खून पोंछते बोलता है कि एसोल्स, तेरा भी यही हाल होने वाला है जो इन बंदों का हुआ है और तू यहाँ से भागने की सोचो ही मत क्योंकि मैं तेरी बुस्सी भरने वाला हूँ। और उसके बाद वो अपना खून पोंछता है और वो दोनों बजड़ करने ही वाले होते हैं। उसके बाद जॉन उससे एक क्वेश्चन पूछता है कि तूने बोला है कि डू यू स्टिल वांट मोर डेथ, मतलब क्या तूने एल्फ्रेड को मारा है। जिसको सुन के वो बुड्ढा हंसने लग जाता है। जिसके बाद अपना जॉन और ज्यादा गुस्से में आता है और वो उसके ऊपर भागते हुए हमला करता है और वो बोलता है कि हंसना बंद कर और तूने इन सबको क्यों मारा और तू ये कार्ड्स क्यों बेच रहा है। जैसे वो अपना जॉन उसको हिट करने वाला होता है वो बंदा अपना छाता खोलता है जिसको अपना जॉन बहुत इजीली डॉज कर देता है। बट जैसे अपना जॉन उसको घुसड़ मारने वाला होता है वो बंदा उसको एक कॉइन रख के देता है जिसके अपना जॉन दूर जाके गिरता है और जॉन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके बाद हुआ क्या है। उसके अपना जॉन उठता है और वो बोलता है कि बुढ़ा होने के नाते तो इतना बुरा भी नहीं है। बट जैसे अपना जॉन दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है पीछे से एक बंदा आता है और उसके सर पे रॉड रख के मारता है जो उन्हीं बुड्ढे का एक बंदा होता है। और उसके बाद वो बोलता है कि बच्चे होने के नाते तूने काफी कुछ डैमेज कर दिया बट इतना काफी था। और उसके बाद वो बुड्ढे से बोलता है कि हमको इस चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको उठा के चलना चाहिए। और उसके बाद वो पूछता है कि इस बैग का क्या करना है जो बेसिकली अपने जॉन के फ्रेंड एल्फ्रेड का होता है। जैसे अपना जॉन उस बैग को देखता है तो वो सीधा बोलता है कि इस बैग को रख दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। उसके बाद वो बंदा उस एल्फ्रेड के बैग को खोलता है और उसके सारी चीजें निकाल के नीचे फेंक देता है और एल्फ्रेड की जैकेट के ऊपर पैर रख देता है। जिसके बाद अपने जॉन को बहुत गुस्सा आता है बट स्टिल वो बहुत ज्यादा पिट चुका होता है और थक चुका होता है। जिसके बाद वो बंदा उसको दोबारा से एक लात रख के देता है। उसी बैग में से उसको एक फोटो मिलती है जिसको फोटो को फाड़ देता है 2 पार्ट में जो बेसिकली अपने एल्फ्रेड और अपने जॉन के साथ की फोटो होती है। जिसको देख के अपना जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो 1 सेकंड में उठ के उस बंदे को चित कर देता है। और अपने बुड्ढा जब जा रहा होता है तो बुड्ढा देखता है कि पीछे जॉन ने उस बंदे को मार दिया है, बोलता उसके सबसे खास सिक्योरिटी गार्ड को पेल चुका है। और उसके बाद जॉन अपने एल्फ्रेड की जैकेट पहनता है और उस बुड्ढे को दोबारा चैलेंज करता है, बोलता है कि राउंड 2 अभी स्टार्ट हुआ है, तू कहां पे जा रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि माइक, एंजेलिना और अपनी जेसी भाग रही होती है बचने के लिए। बट उतने में एक बंदा अपनी एंजेलिना को पकड़ लेता है। जितने में माइक अपनी जेसी को बोलता है कि तू इंजन स्टार्ट कर, मैं अपने एंजेलिना को लेके आता हूं। और वो उस बंदे के ऊपर अटैक करता है बट वो बंदा एक लात में उस बंदे को चित कर देता है, बोलता है एक लात में अपने माइक को नीचे गिर देता है। बट उतने में अपने माइक के एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिसको देख के वो बंदा भी घबरा जाता है। और उतने में अपनी जेसी बाइक के पीछे से आती है और एक रॉड रख के मारती है उस बंदे के और उन दोनों को लेके वहां से निकल जाती है। जितने में अपना माइक पूछता है कि जॉन कहां पर है और क्या वो ठीक है, तो अपनी जेसी बोलती है कि उसे नहीं पता, वो उन बंदों से लड़ने गया था। उसे अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को जॉन को दिखाया जाता है जहां जॉन उस बुड्ढे से लड़ रहा होता है, लड़ भी नहीं रहा होता, वो उससे पिट रहा होता है। और उतने में अपना जॉन उस बुड्ढे से हार चुका होता है और वो जमीन पड़ा होता है और वो बुड्ढा बोल रहा होता है कि तू सबसे टफ था इन सब में पकड़ने के लिए बट तुझे सबसे पहले पकड़ लिया तो हमारा बाकी काम ईजी होगा। और उसके बाद वो बोलता है कि तेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं बदली, मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो बुड्ढा अपने जॉन को पहले से जानता होता है। और उतने में अपने बुड्ढे की गाड़ी से हॉर्न बजता है और वो देखता है कि उसके ड्राइवर के बिल्कुल माथे के बीचों बीच एक गोली लगी हुई है, मतलब वो मर चुका है। और उसके वो जैसे पीछे मुड़ता है उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है और वो बंदा अपनी बंदूक चलाता है और उस बुड्ढे को भी वहां पे मार देता है। और उस बुड्ढे को गोली मार के वो बोल रहा होता है कि मैंने ये बहुत महंगी खरीदी थी
और अब मैं तेरे ऊपर वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने तुझे बोला था कि मेरे बीच में मत आइयो। उसके अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि वो तीनों बच के अपने रूम के अंदर आ चुके हैं और वहां पर अपना माइक सीधा अपने कपड़े पर चेंज करके और सीधा आईपॉड को सुनने लग जाता है, जिसमें उसको गाना सुन रहा होता है और वो बोलता है कि थैंक गॉड ये आईपॉड चल रहा है। सो बेसिकली अपने माइक का प्लान होता है, उसको लग रहा होता है कि अपने डेक्स्टर ने कोई क्लू छोड़ा था उस कैक्टस लव म्यूजिक को बोल के, और उसके बाद वो उसको गाने को सुन रहा होता है, सारे ही गाने को, जिसके अपनी जेसी और एंजेलिना उस रूम में आती है और वो उसको गाना सुनते हुए देख के बोलती है कि तेको इस मोमेंट में गाने सुनने हैं, और अपनी जेसी उसके ऊपर अटैक करती है और बोलती है कि सारा तेको इस मोमेंट में गाने सुनने कैसे सोच सकता है। उसके अपनी एंजेलिना उसको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज लड़ो मत। उसके अपनी जेसी बोलती है कि तू कूल डाउन रहे, तेरी से बिल्ली मरी है, तुझे घंटा कोई फर्क पड़ेगा। जिसके बाद वो थोड़ा पछताती है क्योंकि अपनी एंजेलिना बहुत ज्यादा अपसेट होती है और वो वापस जा रही होती है और वो बोलती है कि माइक इस रूम में कंप्यूटर है और मुझे भी लगता है कि डेक्स्टर ने कोई ना कोई क्लू छोड़ा होगा उस MP3 म्यूजिक के अंदर। उसे अपनी एंजेलिना अपने माइक से वो आईपॉड मांगती है और बोलती है कि मैं उसे चेक कर सकती हूँ। तो उसके बाद वो देखती है कि उसके अंदर एक USB पोर्ट भी है, तो वो अपने माइक से पूछती है क्या ये इसके साथ था, तो अपना माइक बोलता है कि हाँ। उसे वो लोग चेक करना शुरू करते हैं और जैसे वो लोग पीसी पे कनेक्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें दिखती है, जिसके अपने एंजेलिना उसके अंदर टोटल 62 सॉन्ग्स होते हैं जिनकी वो लिस्ट बना लेती है, अपने कॉपी में नोट कर लेती है, बट उन्हें एक्चुअली में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उसके बाद उनको एक फोल्डर दिखता है, जिसके बाद उस फोल्डर को वो क्लिक करती है तो उसके अंदर ही बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जो नंबरिंग कर रखी होती है, बेसिकली उन सारे सॉन्ग्स की नंबरिंग कर रखी होती है, बट उनको फिर भी कुछ समझ नहीं आता। तो अपनी एंजेलिना दिमाग लगाती है, वो सोचती है कि कहीं इसने कुछ हिडन फाइल तो इसमें सेव नहीं कर रखी, तो उसके बाद वो हिडन फाइल को ढूंढना शुरू करती है और अपनी एंजेलिना बहुत ज्यादा सर्च करती है बट उसे स्टिल कुछ नहीं मिल रहा होता है। बट उसके बाद वो देखती है कि वहां पर एक फाइल है जो बेसिकली टेक्स्ट फाइल है, बट उसको MP3 से सेव कर रखा होता है। उसके बाद उसको चेंज करके टेक्स्ट फाइल बनाती है और जैसे ही वो लोग उसको ओपन करते हैं तो फाइनली उनको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उस फाइल में भी अपने डेक्स्टर ने एक बकचोदी ही लिख रखी होती है। उसे अपने वो सीन शिफ्ट होता है, अपनी एंजेलिना अपने छत पे खड़ी होती है जहाँ पे जेसी आती है और उससे सॉरी बोलती है जो भी उसने उसकी कैट के बारे में अल्सर्ट बोला होता है। उसे अपनी एंजेलिना उसे स्टोरी बताती है कि 4 साल पहले उसके माँ की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में, और उसके बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी उस पूरे घर में। और उसके बाद उसके अंकल ने बोला था कि जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा एज तुम्हारा फादर फिगर। उसके बाद वो बंदी अकेली रह रही होती है, उसके हर दिन काटना बहुत मुश्किल होता है, वो रो रही होती है, सो रही होती है, सिर्फ यही कर रही होती है। बट एक दिन उसको सपना आता है उसके माँ का, जो बोलते हैं कि अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, और उसके बाद जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो उसके सामने एक बिल्ली होती है और तब से वो बिल्ली बोलते जॉन उसके साथ में। तो उसका जैसे वो अपनी स्टोरी खत्म करती है वो देखती है कि एक बंदा अपने जॉन को लेके आया होता है, वही बंदा होता है जो अपने डिक्सी के ऊपर लाइन मार रहा होता है और अपना जॉन बहुत बुरी हालत में होता है। और अपनी एंजेलिना और जेसी अपने जॉन को रूम में लेके आती है, उसको बेड पे लिटा देती है। उतने में अपना माइक उस रूम में आता है और वो जॉन को देख के खुश होता है, बट वो अपने एंजेलिना को बोलता है कि उसे फाइनली डिकोड कर दिया है उस कोड को। तो बेसिकली जो उनको टेक्स्ट फाइल मिली होती है, अपने माइक ने उसके पहले और लास्ट अल्फाबेट को लेके उसको एक वर्ड मिलता है जो मिलके बना रहा होता है दिस इज फॉर अ फूल। और बेसिकली उसको समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में कि ये क्या मतलब है, बट फिर उसको एक कोड याद आता है जिस कोड का मतलब होता है समटाइम्स अ फूल कैन गिव यू अ बेटर एडवाइस। और उसके बाद उसके दिमाग में क्लिक होता है कि अपने डेक्स्टर ने ये जो सारे म्यूजिक है इनके आगे नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि म्यूजिक तो सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज होते हैं ना, तो इसका जरूर कोई ना कोई मतलब तो होगा। तो अपना माइक दोबारा से उन सारे म्यूजिक के पहले जो लेटर होता है, बोलते पहला अल्फाबेट जो होता है, उन सबको अपनी कॉपी में लिख लेता है। बट उतने में ही पीछे से अपनी जेसी की एंट्री होती है और बोलती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, कुछ मिला तुम लोगों को? जिसके अपना माइक बोलता है कि नहीं स्टिल हमें कुछ भी नहीं मिला। बट उसके फिर अपने जेसी बोलती है कि उसने जो क्लू छोड़ा है वो माइक सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा है, क्योंकि हम लोग उसको इतना पर्सनली नहीं जानते थे और उसने ये चाहता भी था कि ये जो पूरे क्लू को तुम सॉल्व करो। तो उसका अपना माइक दोबारा से दिमाग लगाना शुरू करता है, उसके अपना माइक का दिमाग दोबारा चलता है। तो उसने जितने भी वो अल्फाबेट लिखे होते हैं वो सारा अपने कीबोर्ड में टाइप करना शुरू करता है और उसको सारे जैसे ही अपने अल्फाबेट को टाइप कर रहा होता है तो वो सारे अल्फाबेट मिलके एक एक वर्ड बना रहे होते हैं एक्सेप्ट अपना एक्स और सी को। और उसको जो एट द एंड अल्फाबेट मिलते हैं वो होता है WX3CUVMACOM। बट स्टिल अपने माइक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, बट उतने में अपनी एंजेलिना समझ जाती है और वो उसको लेती है, वो उसको अपनी कॉपी में लिखती है और उसे बताती है कि ये डेक्स्टर अपने को ये बताने की कोशिश करता। तो बेसिकली वो एक वेबसाइट होती है www.kuvma.com और बेसिकली उन लोगों को फाइनली अब पता चल चुका है कि अपना डेक्स्टर उन लोगों को क्या बताने वाला होता है। सो फाइनली ये लोग उस लिंक पे क्लिक करते हैं और उस लिंक को सर्च करते हैं और उस लिंक को सर्च करने के बाद इनको एक टाइटल मिलता है लिखा हुआ और उस पर लिखा होता है फ्रॉम whom who received the cosmetic power टाइप द नेम ऑफ द फाइल। सो बेसिकली यहाँ पर एक फाइल का नाम मांग रहा था जिसको एंटर करने के बाद इनको एक्चुअली पता चलता कि उस फाइल के अंदर था क्या, बट इनमें से किसी को वो पासवर्ड पता नहीं होता। बट तभी अपने
माइक को एक पासवर्ड याद आता है जो उससे हमेशा डेक्स्टर बोल रहा होता है, और वो होता है 71849K। तुम लोगों को अगर याद हो तो फर्स्ट पार्ट में तुम लोगों को दिखाया गया था कि अपने डेक्स्टर हमेशा यही फाइल का नाम बोलते रहते हैं अपने माइक को, और अपने माइक को क्लिक होता है कि शायद यही पासवर्ड हो, और वो इस पासवर्ड को जैसे ही इंप्लीमेंट करता है तो बूम अपनी वो वेबसाइट खुल जाती है। और जैसे ही लोग पासवर्ड डालते हैं इनको एक और लिंक मिलता है जो होता है 7149K, और वो एक लिंक होता है, और इस लिंक पे जैसे ही लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद इनके सामने एक होम पेज आता है जिसमें 1990 से लेके 1999 तक के सारे ईयर्स लिखे होते हैं, और उसके बाद इनको पता होता है कि इनको कौन से ईयर के ऊपर क्लिक करना है, और वो होता है अपने 1994 जहां से इन लोगों की मेमोरी स्टार्ट हुई होती है। और जैसे ही ये लोग 1994 पे क्लिक करते हैं तो इनके सामने 5 टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं जो बेसिकली 5 केसेस होते हैं जो 1994 में हुए थे, और उसमें से एक केस होता है टीनेजर बॉय एंड गर्ल कॉप्स अबेंडन। और ये लोग जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो उसके सामने बहुत बड़ी एक फाइल खुल के आती है जिसमें उस केस के बारे में लिखा होता है। सो बेसिकली वो केस अपना 20 सितंबर 1994 का हुआ होता है जहां पर एक टीनेजर बच्चे की मौत हुई होती है एक वेयरहाउस के अंदर, और कोई एक्स बंदा उसको रिपोर्ट करता है, और पुलिस जब उस वेयरहाउस पे पहुंचती है तो वहां पर उसको एक और डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, और वो डेड बॉडी इतनी ज्यादा डैमेज हालत में होती है कि बेसिकली उनको मारने से पहले बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था और उनकी गला घोट के हत्या की गई थी। और उस केस को अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं करा क्योंकि उस वक्त एक और केस हुआ था एक टैक्सी ड्राइवर का जो अपनी एज के लोगों को मार रहा था, जिसकी वजह से ये वाला केस छुप चुका था। और उसी फाइल के नीचे अपने डेक्स्टर ने भी अपनी थ्योरी लिख रखी थी ब्लू कलर में, और वो थ्योरी बेसिकली अपने 15 अगस्त 2006 की थी। बेसिकली अपना जो डेक्स्टर था वो अभी तक उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था चोरी छुपके, और उसके अपनी जैसी बोलती है कि अपने डेक्स्टर मर गया है, बेसिकली हम लोग भी मर सकते हैं। तो पहले इन लोगों को लग रहा था जिन जिन बंदों को भी वो पर्ची मिल रही है वो लोग मर नहीं सकते, बट डेक्स्टर की मौत के बाद इन लोगों की आंखें खुल चुकी थी। बट अपना माइक फिर ही बोलता है कि शायद डेक्स्टर को इन्होंने इसलिए मारा क्योंकि उसको सच पता चल गया था, और अगर उसको पता चला कि हम लोगों को भी सच पता है तो तब शायद वो हम लोगों को भी मार दे। और वो सच था कि बेसिकली डेक्स्टर उस केस को अकेला इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जबकि वो खूनी नहीं चाहता था कि उस केस को कोई भी ओपन करे। और उसके बाद इनको एंड में एक प्लीज करके लिंक मिलता है, जिस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो इनको एक इमेज शो होती है इनकी स्क्रीन के ऊपर, और बेसिकली उस इमेज में एक रूम की फोटो होती है जिसको देखते के साथ इन तीनों के दिमाग में वो इमेज क्लिक हो जाती है। बेसिकली इनको थोड़ा सा याद आने लग जाता है कि वो रूम कैसा दिखता था। उसके बाद अपनी जैसी इन सबसे वो कार्ड मांगते हैं जो इनको मिले हुए थे, और उस कार्ड को जब ये अरेंज करती है तो बूम इनको वही रूम मिलता है जो उस फोटो के अंदर शो रखा है। और उस फोटो को जोड़ने के बाद उनको एक और चीज दिखती है कि उस फोटो के अंदर बेसिकली एक बंदे को फांसी लगा के मार रखा है। उसके अपने को एक आदमी को दिखाया जाता है जो बेसिकली उस बुड्ढे की मौत के ऊपर खड़ा होता है और अफसोस मना रहा होता है, और ये वही बुड्ढा होता है जिससे जॉन अपने लास्ट एपिसोड में बसड़ कर रहा था। और उसके मरने के बाद अपने को दोबारा से दिखाया जाता है उसके साइड में अपने डेक्स्टर की डेड बॉडी पड़ी है, जिसको देख के वो किसी चीज से मैच करने की कोशिश कर रहा होता है, बट वो मैच नहीं होता, जिसके बाद बोलता है कि ये वो नहीं है। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने को दिखाया जाता है अपने जेसी और माइक की कन्वर्सेशन, जहाँ पे जेसी अपने माइक से पूछ रही होती है क्या तुम सही में जाने वाले हो, और उसमें अपने को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अपने एंजेलिना और माइक के बीच में कन्वर्सेशन हो रही होती है, जहाँ अपने माइक बोलता है कि वो उस जगह पे जाएगा जो एड्रेस उनको उस फाइल के अंदर से मिला था, और वहीं अपनी एंजेलिना उसको रोकने की ट्राई कर रही होती है कि तुम वहाँ पे नहीं जाओगे, बट अपना माइक किसी की नहीं सुनता और वो डिसाइड कर लेता वहाँ पे जाने का, और जेसी भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, और उतने में अपने जॉन की भी आंख खुल जाती है। फिर से अपने को दोबारा से उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जिसने बेसिकली डेक्स्टर की बॉडी के ऊपर एक ड्रग टेस्ट करा होता है, और उससे उनको पता चलता है कि अपने डेक्स्टर को कोई एक ड्रग दिया गया था जिसकी वजह से वो मर गया था। बेसिकली अपने डेक्स्टर को पहले मारा गया था, उसके बाद उसको लटकाया गया था, और वो बुड्ढा अपना अंदर ही अंदर हैप्पी होता है क्योंकि वो होप कर रहा होता है कि वो मिस्टर हैरिसन नहीं था। अब ये पता नहीं अपने को मिस्टर हैरिसन कौन है। उसके अपने जॉन को दिखाया जाता है जो होश में आने के बाद पूछ रहा होता है कि मैं यहाँ पर कैसे आया, और जैसे उसका रिप्लाई करते हैं तो गेट में पड़ा मिला और उसके बाद तेरे को हम लोग उठा के यहाँ पर ले आए, बट तेरे साथ हुआ क्या था। इसके अपने जॉन बोलता है कि मेरे को उस बुड्ढे ने पेल दिया और मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। उसके अपने जॉन बोलता है कि मेरे को उन किडनैपर्स ने तो नहीं छोड़ा, बट वो फिर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर उन्होंने मुझे छोड़ा है तो ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं पड़ी। और उसके बाद वो बोलता है कि हम लोग को यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। उसके अपने माइक को दिखाया जाता है जो अपने एंजेलिना को उठाने आया होता है कि एंजेलिना हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि किडनैपर्स को एक्चुअली में इस प्लेस के बारे में पता चल चुका है। और उसके अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि अपना माइक, जेसी, एंजेलिना और अपनी जॉन वो चारों लोग आ चुके होते हैं उस जगह पे जहाँ पे बेसिकली उनको एड्रेस लेके आया होता है, और उसके बाद उनको छोड़ने आया होता है अपना पीजन, जिसके बाद वो छोड़ के उनको जा ही रहा होता है, बट तभी उसके सामने एक बच्ची आती है जिसको देख के वो कार को रोकता है और उसको चिल्लाने लग जाता है, बट तभी उसे गर्दन में एक बंदा इंजेक्शन लगाया था, और ये वही बंदा होता है जिसने उस बुड्ढे को गोली मारती अपने जॉन के सामने। तभी उसके बाद उस रास्ते पे वो लोग चल रहे होते हैं और अपने माइक के दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसको कैसे वो एड्रेस मिला, क्योंकि उस एड्रेस को फाइंड करना उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। और उसके अपना जॉन आसपास देख रहा होता है, जिसको देख के अपनी जेसी बोलती है कि तू इतना आसपास क्या देख रहा है, तो अपना जॉन बोलता है कि मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही है। अपनी जेसी फिर दिमाग में सोचती है कि सिर्फ मेरे लिए नहीं बाकी सबके लिए भी शायद जगह जानी पहचानी है। उसने अपनी जेसी के पीछे से दो बच्चे भगते हुए जाते हैं, बट अपनी जेसी पीछे मुड़ती है,
उसके पीछे कोई भी नहीं होता। और उसके बाद वो लोग चुपचाप उस रास्ते पे चले जा रहे होते, कोई किसी को डायरेक्शन नहीं बता रहा होता, कोई किसी से डायरेक्शन पूछ नहीं रहा होता। ऐसे लग रहा होता है कि उन सब लोगों को एक्चुअली पता था कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है और उनकी डेस्टिनेशन क्या है। उसके अपने माइक एकदम से बड़बड़ाना शुरू करता है, बोलता है कि मैं चल रहा था, तुम भागे थे। उसके बाद जॉन पूछता है कि माइक तुम क्या बोल रहे हो। उसके अपना माइक दोबारा से बोलता है कि रुक जाओ, मैं आगे था। और उसके बाद अपने पता चलता है कि अपना माइक किसी बंदे से बात कर रहा है जो बेसिकली एक बच्चा है, उसके सामने खड़ा हुआ है, जो और किसी को नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ अपने माइक को दिख रहा है। उसके अपना माइक उस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है कि मैं तुम हूँ। और उससे अपना माइक पूछता है कि तुम एक्चुअली में हो कौन। और तभी अपने माइक की आंख खुलती है, बट उतने में उसको जॉन उसको बुलाने जा ही रहा होता है, इतने में अपनी जेसी उसको रोक देती है और वो बोलती है कि शायद अपने माइक को कुछ याद आ रहा है, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। और उतने में अपने माइक को दोबारा से अपने ख्वाबों में जाता है और वो बच्चा उसके सामने भागना शुरू कर देता है। अपना माइक उसको रोकते हुए उसके पीछे भागता है और ये सब लोग भी अपना माइक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वो बच्चा बेसिकली एक वेयर हाउस के सामने आके रुक जाता है और उसके अपना माइक देखता है कि वो बच्चा उस वेयर हाउस के अंदर चला गया, बेसिकली वो गायब हो गया। उसके बाद अपने चारों बंदे उस वेयर हाउस के सामने खड़े होते हैं और इनको एक्चुअली पता होता है कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और बेसिकली अपनी एंजेलिया के अकॉर्डिंग ये वही वेयर हाउस होता है जिनको उस पिक्चर में दिखा था। और उसके बाद माइक बोलता है कि मेरे को इस वेयर हाउस को देख के उतना ही डर लग रहा है जितना मुझे फर्स्ट कार्ड रिसीव होने पे लगा था। बट अपना माइक रुकता नहीं है, वो फिर भी आगे बढ़ता है और उस रूम के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है। उस वेयर हाउस से गेट को खोलते हैं, उनके सामने 4 चेयर रखी होती है और वो एग्जैक्टली सेम रूम होता है जो उनको उस इमेज के अंदर दिखा था। जिसके बाद उन चारों की मेमोरीज वापस आना शुरू होती है और उन चारों के सर में इतनी तेज दर्द होता है कि वो चारों नीचे बैठ जाते हैं। और तभी उस रूम के अंदर एक बंदा भी बैठा होता है जो वही बंदा होता है जिसने उस बुड्ढे को मारा था अपने जॉन के सामने। और वो बंदा बोलता है कि फाइनली तुम्हारा दिमाग वैसे ही वर्क करे जैसे एक रबर बैंड वर्क करता है। बोलते नहीं, एक रबर बैंड नहीं बल्कि एक बैलून की तरह, कि जैसी मैं इसमें एक पिन लगाऊंगा ये फूटने को हो जाएगा। उसके बाद जॉन उससे पूछता है चिल्ला के कि तू है कौन। और तुम्हें बंदा बोलता है कि आवाज नीचे कर और जो सामने चेयर रखी है उसके ऊपर बैठ जाओ। और चेयर के ऊपर एक छोटी सी बॉटल भी होती है। तो बोलता है कि बॉटल तुम लोगों को ऑब्वियसली चेयर के नीचे रखनी पड़ेगी, तो नीचे रखने से बदे अपने चूतोड़ में इसको बांट लो। उसके बाद जॉन गुस्से में उस बंदे के ऊपर पेलने जा ही रहा होता है कि तभी वो बंदा एक पिस्टल निकालता है और एक गोली फायर करता है उसी जॉन के सामने, जिसके अपना जॉन रुक जाता है। और उसके अगले ही सेकंड वो चारों बंदे चेयर में बैठे हुए मिलते हैं और उन सबके हाथ में वो बॉटल होती है, जिसका वो बंदा बोलता है कि जो बॉटल है उसके अंदर जो भी है उसको तो पीना शुरू कर दो। अपनी जैसी चिल्ला के बोलती है कि हम इसको पीने नहीं वाले, जिसका तो बंदा बोलता है कि पीना तो तुझे पड़ेगा, अदरवाइज ये जो गोली है तेरे दिमाग के आर पार कर दूंगा। और वो बंदा बोलता है कि मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा, अगर तुम सब लोगों ने इस जूस को नहीं पिया, बोलते उस ड्रिंक को नहीं पिया, तो तुम सब लोगों के दिमाग यहाँ पे चीथड़े पड़े मिलेंगे। और उसके बाद चुपचाप वो चारों लोग उसको पी लेते हैं। और उसके बाद अगले ही सेकंड उन चारों की मेमोरीज बहुत धुंधली होना शुरू होती है और वो बंदा एक स्पीकर में गाने बजाता है और मस्त वहां पे नाचना शुरू कर देता है। सो इसमें एक और ट्विस्ट आया था कि बेसिकली जेसी के अकॉर्डिंग इन 4 लोगों की मेमोरी इरेज नहीं करी गई, बल्कि इनको हिप्नोटाइज करके इनकी उस मेमोरी को इरेज करा गया था। बेसिकली अगर इनको कोई शॉक हिट करेगा तो इनकी मेमोरी वापस आ जाएगी, जैसे हिप्नोटिसिस वर्क करती है। फिर अपने को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एक कमरे में एक बच्चा बैठा होता है जो अपने पीसी पे वर्क कर रहा होता है और उस पीसी पे उसने एक लिंक खोला था और वो एक बंदे चैट कर रहा होता है जिसमें वो बोलता है कि मैं क्या हैंग डॉल को ज्वाइन कर सकता हूँ, जिसके उसके सामने से मैं ही जाता है ऑल राइट का। और उसके बाद ये बंदा अपने बाहर गार्डन में खेल रहा होता है और उसका एक सिक्योरिटी गार्ड बंदा एक हाथ में बेबी लेके उसको खिला रहा होता है। सो बेसिकली ये अपना जो चश्मे वाला बंदा है ये वही बंदा है जिसके वो सारे सिक्योरिटी गार्ड जिसको ढूंढ रहे हैं, बेसिकली मिस्टर हैरिसन। उसे वो बंदा बोलता है सिक्योरिटी गार्ड से कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ और जो रात में मीटिंग है मैं उसमें नहीं आ पाऊंगा, बेसिकली उनका जो फैमिली डिनर है। और वो बोलता है कि तुम लास्ट सारे टाइम से फैमिली डिनर को मिस कर रहे हो बट इस बार तुम्हें आना पड़ेगा। बट वो बंदा बोलता है कि नहीं, मेरे लिए मेरे फ्रेंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि फाइनली तुमने कोई फ्रेंड बना लिया। उसके बाद बंदा अपने कुत्ते के साथ उस जगह पे निकल जाता है। बेसिकली वो उन बंदों के पास जा रहा होता है जिनसे उसने बात करी होती है हैंग डॉल को ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद उस बच्चे की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है उसके बाप के साथ, जिसमें उसका बाप उसके ऊपर बहुत अपसेट होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुली हो रहा होता है और वो बोलता है कि तू मेरा बेटा है तो बुली कैसे ही हो सकता है, जिसके बाद उसको बहुत कोसता है। फिर फाइनली वो बच्चा अपने उस वेबसाइट पे पहुंचता है जहां पर वो हैंग डॉल वाले बंदों से मिलता है और उसके बाद बंदे बोल रहे होते हैं सामने से कि मैं तुम्हारी सारी चेन से तुमको फ्री कर दूंगा, बस तुम हमारे पास आ जाओ। जिसके बाद ये निकल पड़ता है उन दोस्तों से मिलने के लिए, बोलते उस हैंग डॉल वाले बंदों से मिलने के लिए। और उसके बाद वो बंदा किसी तरह बस पकड़ के उस लोकेशन पे पहुंचता और बेसिकली वही लोकेशन होती है अपने वेयर हाउस की। और उसके बाद वो किसी तरह हांफते हुए वहां पर पहुंचता है और उस बंदे ने एक चीज बोला होता है कि मैं वही बंदा हूं जिसके ब्लॉन्ड हेयर होंगे तो तुम मुझसे आके मिलना। और उस लोकेशन में जा ही रहा होता है कि उसको एक लड़की या लड़का पता नहीं क्या मिलता है जिससे वो बात करने लग जाता है और बेसिकली वो बंदी भी उस जगह पे ही आई होती है उन्हीं बंदों से मिलने के लिए और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसके पप्पी को खिलाने लग जाती है, जिसका लड़की उससे अपना रियल नेम पूछती है और वो बताता है कि उसका नाम जॉन डोई है। और तभी उनके सामने 3 बंदे आते हैं जो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम न्यू मेंबर हो। और वो 3 बंदे अपने और कोई नहीं, अपने बचपन वाले जेसी, जॉन और अपने एंजेलिना होते हैं
जो बेसिकली वहाँ पे खड़े होते हैं और उसमें अपनी एंजेलिना अपना नाम बताते प्रिंसेस अरोरा। और इस नाम से तुम लोग फैमिलियर हो गए क्योंकि ये वही नाम है जिनको एक पर्ची में लिखा हुआ मिला था, प्रिंसेस अरोरा। उससे वो चश्मे वाला बंदा पूछता है कि क्या तुम रेड के हो, जितने में अपना जॉन रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं असॉल्ट लीडर हूँ। और जैसे अपना नाम बताती है वैक्स डॉल, उसके वो लोग कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अपनी एंजेलिना उससे पूछती है तो तुम लोग न्यू बंदे हो। जिसके बाद वो चश्मे वाला बंदा होता है वो उसको देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा सुंदर है। और इतने में अपनी एंजेलिना बोलती है कि ये लो पत्थर। तो अपना वो चश्मे वाला बंदा सोचता है, बोलता जॉन कि इस पत्थर करना क्या है। तो बोलता है कि तुम्हें उसको मारना है, बोलतो उस पिल्ले को जो उनके पास था उसको जान से मारने के लिए बोलती है वो। और उसे अपने करंट टाइम दिखाया जाता है जिसमें वो बंदा बैठा होता है और वो बोलता है कि बिलीव करना मुश्किल है बट हाँ ये तुम्हारा रियल फेस था। जिसमें अपने को दोबारा से पास्ट में दिखाया जाता है कि पास्ट में उनकी कन्वर्सेशन क्या और थी अपने रेड के और चश्मे वाले बंदे की, जहाँ पे चश्मे वाला बंदा बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा बुली करा गया और मैं उन सब लोगों से बदला लेने जाता हूँ। जिसमें बंदा बोलता है कि ठीक है उसके लिए, जिसने हमारा रेड के रिप्लाई करता है कि तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा नेस्टियर बनना पड़ेगा, वो तो बहुत ज्यादा क्रूर बनना पड़ेगा। और बेसिकली ये चश्मे वाला बंदा जॉन वही होता है जिन्होंने करंटली अपने उन चारों, बोलते जेसी, माइक, एंजेलिना और अपने जॉन को किडनैप कर रखा है। उन लोगों को वो ड्रिंक पीने के लिए बोला है। और उसके बाद दोबारा से पास में जाया जाता है जहाँ पे वो लड़की उस पिल्ले को लेके उस जॉन के हाथ पकड़ के भगना शुरू कर देती है। जिसका वो लोग भग ही रहे होते हैं, उतने में उस लड़की का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। जिसके वो तीनों उसका पीछा करते हुए पास आते हैं और उसके बाद अपना जॉन लात मार के उस बंदे को नीचे गिराया था और बोलते तुम क्या सोच रहे हो, तुम भगने कैसे डिसाइड कर सकते हो। जिसका अपना जो चश्मे वाला बंदा होता है, बोलते जॉन, वो बोलता है कि ये काम करने से पहले, बोलते उस कुत्ते को मारने से पहले मैं खुद मरना प्रेफर करूंगा। जिसके बाद अपना जॉन बोलता है कि अगर ये बात रेड के ने सुन ली तो तुम सचमुच मरे हुए ही मिलोगे। उसके अपना जॉन उसको सुनाना शुरू करता है, बोलते उसको उकसाना शुरू करता है, बोलता है कि तू कितना बड़ा कॉवर्ड है, तू बेसिकली तेरा बाप इतना अमीर है बट फिर भी तू बुली होता है और तेरा बाप भी तुझे बुली करता है और मुझे पता है कि तुझे कितना भी हम लोग गुस्सा दिलाए तू पलट के कुछ कर नहीं पाएगा। इसका तो बंदा सही में गुस्से में आता है और वो अपने कुत्ते को पकड़ता है और उसको पत्थर मारने वाला होता है बट उस कुत्ते का चेहरा देख के उसको थोड़ा तरस आता है और वो बोलता है कि उससे ये नहीं हो सकता। जिसे अपना जॉन बोलता है कि मुझे पता था तेरे बस की ये चीज नहीं है। उसके अपनी एंजेलिना बोलती है कि तू सही में कावड़ है। जिसका तो बंदा चिल्ला के बोलता है कि मैं कावड़ नहीं हूँ और ये कुत्ते को मारने या ना मारने से पता नहीं चलता कि कौन कावड़ है कि नहीं है। जिसके अपना जॉन बोलता है कि जब तू एक कुत्ते को नहीं मार पा रहा तो तू ह्यूमन को कैसे मारेगा। तो बंदा थोड़ा शॉक होता है। जिसके अपना जॉन एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर हैंग डॉल बेसिकली हम उन ह्यूमंस को मारते हैं जो तुम लोगों को बुली करते हैं। बेसिकली जिसने भी तुम्हें बुली करा है हम उसको जान से मार देंगे। जिसे अपना जॉन बताना शुरू करता है कि हमने 2 लोगों को ऑलरेडी मार रखा है जिन्होंने प्रिंसेस अरोरा को बुली करा था और उसके बाद हमने एक लड़की को और मार रखा है जिसने वैक्स डॉल को बुली करा था। उतने वो बंदा सदमे में चला जाता है कि क्या तुम लोग ह्यूमन को मार सकते हो। उतने वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बंदा जो उसके साथ भगने की कोशिश कर रहा था वो उसे कुत्ते को पत्थर से मार देता है और बेसिकली वही बंदा होता है अपना रेड के और रियल लाइफ में अपना माइक। और उसके बाद वो बंदा अपने सर से अपनी विग उठाता है और वो एक्चुअली में अपना माइक ही होता है और वो बोलता है कि तुम सूटेबल नहीं हो अपने हैंग डॉल को ज्वाइन करने के लिए, तो तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। और वो बंदा भगना शुरू कर देता है। जिसके बाद अपना माइक बोलता है कि उसको पकड़ के लाओ। अपना जॉन उसके पीछे भग रहा होता है और जॉन बोलता है उसको पकड़ने के बाद क्या करना है। अपना माइक बोलता है ऑब्वियसली उसे मार देना है। उसके बाद बंदा भगते हुए उस वेयरहाउस के अंदर आता है और वो सब लोग उसको पीछा कर रहे होते हैं। जिसके बाद उनकी आवाज सुनता है, उसके वेयरहाउस के बाहर ही खड़े होते हैं और उसके बाद छुप के एक अलमारी के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो सारे लोग वहां से जा ही रहे होते हैं बट अपना माइक वहां पे आता है। अपना माइक बोलता है कि वो कहाँ गया, तुम लोगों ने उसे खो तो नहीं दिया। जिसके बाद अपना जॉन बोलता है कि इस वेयरहाउस का गेट खुला हुआ था बट वो यहाँ पर लग नहीं था। जिससे अपना माइक घुसता है और वो सीधा चलते चले आता है और अपना माइक के चेहरे से देख के पता चल रहा होता है जैसे वो एल हो, बोलते डेथ नोट का एल। इसके बाद वो बोलता है कि इस वाले गेट को ओपन करो और एग्जैक्टली उसी गेट के अंदर अपना वो बंदा बैठा होता है। जिसका तो बंदा एक आरी निकालता है और अपने जॉन के ऊपर हमला कर देता है और वो बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से जान दो वरना मैं इसे मार दूंगा। और अपना माइक रिप्लाई करता है कि ठीक है तो तुम इसे मार सकते हो। उसके अपना जॉन उसको हटाने की कोशिश करता है बट वो बंदा अपने जॉन को एक घुसन रख के मारता है बट अपना जॉन उतने में उसको एक घुसन रख के मारता है और दूर जाके गिरता है। अपना जॉन बोलता है कि तुम इसे घुसन बोलते हो, ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। और हाँ ये होता है एक्चुअल घुसट। उसके अपनी जैसी पूछती है कि तो हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। जितने में अपनी एंजेलिना अपने बैग से 3-4 सामान निकालने वाली है और बोलती है कि हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। उसके अपने दिखाया जाता है कि उस बंदे की आंख खुलती है और उसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अपने जॉन ने मारा होता है। जिसका अपनी जैसी बोलती है कि तूने इसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार दिया और अपनी जैसी उसका हाथ तोड़ देती है अपने पैर से। जिसके बाद वो बंदा दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है। जिसका अपनी जैसी बोलती है कि ह्यूमंस बहुत जल्दी टूट जाते हैं और उसके बाद वो बोलती है बट हाँ तुम्हारे पास अभी भी एक पैर बचे हुए हैं। और उसके बाद वो उसका एक पैर भी तोड़ देती है और वो बंदा अपना एक हाथ और एक पाँव टूटा हुआ वहां पे पड़ा होता है। जिसका अपने को करंट सीन दिखाया जाता है जिसमें बोलता है कि उसका एक हाथ और एक पाँव तो टूट चुका था बट ये स्टिल उसके लिए सिर्फ एक बिगनिंग थी। जिससे वो बंदा सॉरी बोलना शुरू कर देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, मुझे बस जिंदा रहने दो, मैं मरना नहीं चाहता। जिससे अपनी एंजेलिना बोलती है कि सॉरी, क्या कहा तुमने,
सॉरी। तो उसके बाद अपनी अंजलि ने बोलते तुम्हें पता भी है मेरे को भी ऐसे ही लगता था जब मेरे को लोग बुली करते थे, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा होता था, आई एम सॉरी, और मुझे पता भी नहीं होता कि मैं सॉरी किस लिए बोल रही हूँ, इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस चीज से निजात दे दूंगी। और उसके बाद अपने बैग से एक बॉटल निकालती है और उसके ऊपर डालना शुरू कर देती है, और बेसिकली उस बॉटल के अंदर होता है अपना एसिड जो उस बंदे के ऊपर डाल देती है, बेसिकली उसके मुंह पे। इस बार अपना माइक अपने जॉन से बोलता है कि वो उसको फांसी लगा दे, प्लस उसको फांसी लगा के लटका दे और उसे तब तक लटकाए रखे जब तक उसके शरीर से उसके प्राण न निकल जाए। जहां पर जब वो लटका होता है तब भी ये चारों सिर्फ हंसी और मजाक कर रहे होते हैं उसकी बॉडी को देख के। उसके बाद अपना माइक बोलता है कि प्रिंसेस अरोड़ा मैं तुम्हें कुछ लाने के लिए बोलता, क्या तुम वो लाई हो? और प्रिंसेस अपने बैग से एक कैमरा निकालती है और अपना माइक उस कैमरा को लेकर उसकी फोटो खींचना शुरू करता है और बोलता है कि जस्ट स्माइल। और ये चीज तुम लोगों ने बहुत पहले बोलते उसके फर्स्ट पार्ट में भी देखा होगा ये सीन, क्योंकि इन सबकी मेमोरीज में ये सीन कॉमन था। फिर अपने करंट सीन दिखाया जाता है जहां पे अपना जॉन बैठा होता है उन चारों के सामने और उन्हें बता रहा होता है तुमने उस टाइम पे मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा था, और जो तुम्हारा हैंग डॉल का जो सिंबल है, जो लोगो है, जो अपनी जेसी ने बना रखा है, वो भी तुमने मेरे से इंस्पायर होकर बनाया था, जहां पे मैं ही वो बंदा था जिसका वो हाथ पांव टूटा हुआ था और उसको फांसी लग रखी थी। और वहीं जब ये सीन पूरा चल रहा होता है तो बगल में अपनी जेसी बैठ के उसकी पेंटिंग बना रही होती है। बोल तो अपने जॉन जो लटका हुआ है फांसी पे और हाथ पांव टूटे हुए हैं उसको पेंटिंग बनाना शुरू करती है, और वो 3 पेंटिंग्स बनाती है और वो तीनों पेंटिंग काइंड ऑफ सेम होती है, जिनको 3 कार्ड्स मिले थे और उन कार्ड्स के ऊपर जो पेंटिंग थी। फिर अपने को दोबारा से करंट सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना जॉन बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने 3 गलतियां कर दी थी उस वक्त मुझे मारते टाइम। पहली कि तुम लोगों ने मेरी डेथ को बहुत ज्यादा डिले कर दिया था, दूसरा कि तुमने उस टाइम पे सिर्फ मेरा एक हाथ तोड़ा था, और तीसरा कि उस टाइम पे मैं अपना पीसी को खुला छोड़ के आया था। उसके बाद दोबारा से अपने आप को पास्ट में ले जाया जाता है जहां पे अपने जेसी फाइनली अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेती है और वो माइक को देती है, जिसे माइक देख के बोलता है कि ठीक है हमने पेंटिंग कंप्लीट कर लिया, अभी पेंटिंग को हम लोग सिंबल बनाएंगे, बोल तो अपनी हैंग डॉल को हम लोग बड़ा करने वाले हैं। और जहां पर जब वो चारों लोग मिलके उसकी डेथ को एंजॉय कर रहे होते हैं तभी उस वेयर हाउस का गेट खुलता है और उसके अंदर वो बंदा एंटर होता है, वही जो उसके बाप का सिक्योरिटी गार्ड था। उसके बाद दोबारा से अपने वो करंट सीन में दिखाया जाता है जहां पर अपना जो जॉन है वो फोन पे बात कर रहा था किसी से, जिसको बोल रहा होता है कि हाँ ठीक है तुम यहाँ पर आ रहे हो तो आ जाओ, लेकिन तुम अकेले आना और जल्दी आओ क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत तगड़ा गिफ्ट प्रिपेयर करा है तो तुम्हें यहाँ पे जल्दी आना होगा, बट ये अभी भी रिवील नहीं है कि वो किससे बात कर रहा होता है, बट हाँ आगे तुम लोगों को जरूर पता चलेगा। उसका जो अपना जॉन होता है वो उन चारों को उनके प्रीवियस नेम से बुलाना शुरू करता है, जहां पर वो अपनी अंजलिया को बोलता है प्रिंसेस अरोड़ा, जहां पे अपने वो जेसी को बोलता है वैक्स डॉल, और वहीं पे अपने वो जॉन को बोलता है अपना असॉल्ट लीडर, और वहीं अपना लीडर बोलता है माइक को बोलता है रेड के। उतने में जब वो बंदा ये सब चीजें एंजॉय कर रहा होता है उतने में अपनी जो अंजलिया वो बोलती है कि तुमने ये सब मनगढ़ंत कहानी बताई है क्योंकि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। जहां पर वो सारे बंदे मानने के इनकार कर रहे होते हैं कि वो किसी टाइम पे ऐसा भी कर सकते थे, बट वहीं पे अपने माइक को रियलाइज हो जाता है कि हाँ ये सब जो चीजें वो बंदा बोल रहा है वो सब कुछ सच है। जिसके बाद वो उन सबको बोलता है कि तुम लोग अगर याद करोगे और अपने दिमाग पर जोर डालोगे तो तुम्हें जरूर याद आ जाएगा, क्योंकि तुम लोग एक टाइम पे हिप्नोटिज करके तुम्हारी वो मेमोरी को इरेज करा गया। और उसके बाद वो सब बंदे याद करना शुरू करते हैं अपनी पास्ट मेमोरी को, और एक्चुअली में उन सबको वो पास्ट याद आने लग जाता है कि उनको एक टाइम पे कितना टॉर्चर करा गया था और जिसकी वजह से वो हैंग डॉल का पार्ट बने थे और जिसकी वजह से वो लोग एक काइंड ऑफ मॉन्स्टर बन चुके थे। बट उतने में अपनी जो एंजेलिया होती है वो अपना दिमाग चलाती है और वो बोलती है कि ठीक है अगर जो तुम बोल रहे हो वो सब कुछ सच भी है तो अपने डेक्स्टर का क्या कसूर था, बोलते हमारी मेमोरी में हमको डेक्स्टर देखने को नहीं मिला तो तुमने उसको क्यों मार दिया। तो वहीं अपना जॉन बोलता है कि उसका नाम मत लो, अपने बुरे मुंह से, अपने मॉन्स्टर्स मुंह से उस बंदे का नाम मत लो। फिर अपने को पास दिखाना शुरू करते हैं जहां पे अपने डेक्स्टर अपनी क्लास में बैठा होता है, और ये बात होती है अपनी 2005 की। तो उसके बाद वो अपनी क्लास में बैठा होता है और वो पढ़ रहा होता है, जहां पे बाकी बंदे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये बंदा शायद मेंटली रिटार्डेड है क्योंकि ये बंदा हमेशा एलियंस और इन सब की बातें करते रहता है। और वहीं वो लोग ये भी बताते हैं कि जब इसको प्रोफेसर ने एक स्कल्पचर बनाने के लिए दिया था तो इस बंदे ने ये स्कल्पचर बनाया था जिस बंदे का पूरा मुंह चढ़ा हुआ है और उसके पूरे सर से खोपड़ी निकली हुई है, प्लस उसका सिर्फ ब्रेन दिख रहा है, जिसकी वजह से उसी क्लास वाले डेक्स्टर को सब लोग पागल और साइकोपैथ समझते थे। फिर वो सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि डेक्स्टर एक पार्क में बैठा हुआ है और वो कुछ काम कर रहा है, तभी उसको एक कॉल आता है और वो बोल रहा होता है कि हे बेस्ट फ्रेंड तुम कैसे हो। तभी सामने वो बंदा जो होता है जिससे वो बात कर रहा होता है वो होता है अपना जॉन, और वो बोल रहा होता है अपने डेक्स्टर से कि मुझे दोबारा से वो नाइटमेयर आने शुरू हो गए, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जिसके अपना डेक्स्टर जो होता है वो उसके घर पे आता है और उसके ऊपर हिप्नोटिज का यूज करता है ताकि वो उसका जो पेन है और जो सारी सफरिंग है और जो उसको बैड ड्रीम्स आते हैं वो सब कुछ हटा दे। मतलब जब अपने को जॉन की शक्ल दिखाई जाती है जो एक टाइम पे इन चारों के थ्रू टॉर्चर होता है, उस बंदे का पूरा चेहरा जला हुआ होता है
उसके सर का पूरा हिस्सा जला हुआ होता है और हाँ, उसका एक हाथ और पाँव भी टूटा हुआ होता है। और उसका डेक्स्टर कसम खाता है कि वो हैंगडॉल को बर्बाद करके रख देगा। बोल तो वो उन चारों से बदला लेगा अपने जॉन का। आए ना, तुम सब लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। पहला कि अपना जॉन जिंदा कैसे बच गया, और दूसरा कि अपना डेक्स्टर विलन कैसे बन गया। मतलब वो तो अपने माइक का बेस्ट फ्रेंड था ना। तो इन सारे सवालों के जवाब तुम लोगों को वीडियो में मिल जाएंगे। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है, वो अपना जो जॉन होता है और अपने डेक्स्टर जो होता है वो एक पार्क में बैठे हुए मिलते हैं, जहां पर अपने डेक्स्टर कोई दवाई खा रहा होता है। और अपना जॉन उससे पूछता है कि ये किस चीज की दवाई है, तो बोलता है कि न्यूट्रिशन की दवाई है, और वो बकचोदी करके उसको टाल देता है। उसके बाद अपना जो जॉन होता है वो पूछता है कि डेक्स्टर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। उसके बाद अपना डेक्स्टर रिप्लाई करता है कि वो सामने आइसक्रीम शॉप वाले बंदे को देख रहे हो, वो अपना माइक है जिसने तुम्हारे ये हाल करा था। जिसके बाद उसको देख के उस बंदे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर अपने को दोबारा से पास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये वही सीन होता है जहां पर हमें डेक्स्टर अपनी एंजेलो को कन्विंस कर रहा होता है अपने माइक से मिलने के लिए, ताकि वो उन दोनों की डेट सेट कर सके। और उस टाइम में जब वो ये सब कुछ कर रहा होता है तो वो एक रूम में प्रेजेंट होता है जिसमें अपना होता है जॉन, और अपने डेक्स्टर किसी से मिलने के लिए जा रहा होता है, और वो एक बंदी से मिलने आ रहा होता है। और वो बंदी और कोई नहीं होती, वो होती है अपने जॉन की बंदी जिसने उसको एक टाइम पे डिच करा था। तुम लोगों को याद होगा अपने सेकंड पार्ट से। और उसके बाद वो दोनों अपने कान में ईयरफोन लगाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और तभी अपने डेक्स्टर उसे गिफ्ट देता है। बोल तो वो उसके खराब चेहरा और उसके जो बाल होते हैं उसको एक मास्क देता है और एक प्रॉपर हेयर स्टाइल देता है, जिसकी वजह से लोग उसको बुरा ना समझे। बोल तो उसको देख के लोगों को गेन ना आए। फिर उसके अपने करंट सीन दिखाया जाता है जहां पर जो अपना जॉन होता है वो अपने चेहरे से जो मास्क होता है वो उतार देता है, और उसका जो घिनौना चेहरा होता है वो सबके सामने आता है। उसके बाद वो बताना शुरू करता है कि क्यों उसने उनके क्लोज वंस को मारा, फिर भले वो अपने जॉन का बेस्ट फ्रेंड एल्फ्रेड हो, या फिर अपने एंजेलिया की बिल्ली हो, या फिर अपने जेसी की सिस्टर। और वो ये भी बताता है कि वो उन सबको मारने में उसको बहुत मजा आया। प्लस उसका प्लान जॉन के दोस्त को मारने का नहीं था, बल्कि उस जॉन की बंदी को मारने का। बट उसे जब बाद में पता चलता है कि एल्फ्रेड उसके ज्यादा क्लोज है, तो वो एल्फ्रेड को मारने का डिसाइड कर लेता है। और उसका ये रूप देख के जो अपना माइक होता है, माइक सीधा बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। जिसके बाद जॉन बोलता है कि हाँ, मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, और शायद मेरे को ये मॉन्स्टर बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं बन जाता तो शायद अपने डेक्स्टर को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। फिर वो बताना शुरू करता है कि एक टाइम पे उसको अपने इस प्लान को ड्रॉप करने का ख्याल भी आया था, जब अपने डेक्स्टर को सब लोग सस्पेक्ट करने लगे थे। बोलते अब जेसी ने बोलता कि उसको डेक्स्टर के ऊपर ज्यादा शक हो रहा है, बट उस टाइम पे भी डेक्स्टर ने ये रिप्लाई करा था कि वो नहीं चाहता कि वो इस प्लान को ड्रॉप करे, क्योंकि उस प्लान में उन लोगों ने 1 साल इन्वेस्ट करता। प्लस अब उनका प्लान बिल्कुल सही रास्ते पर था, बट फिर तब भी अपना जॉन मान नहीं रहा होता है। जिसके बाद में डेक्स्टर बताता है कि उसकी बीमारी है, एक टर्मिनल इलनेस, जिसकी वजह से वो जल्दी मरने वाला है। प्लस वो अपनी पूरी लाइफ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं सिर्फ इस मोमेंट के लिए, ताकि वो जॉन का बदला पूरा कर सके। और तुम उन लोगों को कैसे ही बख्श सकते हो जिन लोगों ने तुम्हारी लाइफ का जहन्नुम बना दिया। बोल तो तुम किसी को भी चेहरा नहीं दिखा सकते, प्लस तुम अपनी लाइफ को कभी सही से जी ही नहीं सकते, और तुम उन लोगों को माफ करने जाते हो, जबकि वो लोग अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जिसके अपना जॉन दोबारा से सोचने लग जाता है कि नहीं, डेक्स्टर बिल्कुल सही कर रहा है और वो लोग इस प्लान को कंटिन्यू करेंगे। तभी हम लोग करंट सीन दिखाया जाता है जहां पे जॉन का जो अमीर बाप होता है वो फाइनली उस वेयर हाउस के बाहर आता है, और उसको उसकी पास्ट मेमोरी दिखाई जाती है, जहां पर वो पहले भी इसके अंदर घुसा था। और वो तब का टाइम था जब वो 12 साल पहले थे। बोल तो जब अपने उन 4 बंदों ने अपने जॉन को टॉर्चर करा था। और उसकी मेमोरी में अपने को पता चलता है कि उस टाइम पे भी वो उन चारों को मारना चाह रहा होता है, बट वो बच्चा समझ के उन सबको छोड़ देता है और उनको एक चांस देता है। क्या पता वो इन फ्यूचर में अपने आप को सुधार ले। बट उन बच्चों का वो एटीट्यूड देख के उसका ख्याल बीच में डोलता तो है कि वो सोचता है कि इन लोगों को मारिए, तो बट वो बच्चों को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। तो उसके बाद वो उन चारों के ऊपर हिप्नोटिज्म का यूज करता है और उनको एक न्यू लाइफ देता है, बोल तो, ताकि वो अपनी लाइफ को दोबारा से रिलीव कर सके और अपनी लाइफ को बेटर बना सके। बट स्टिल उन चारों पे हिप्नोटिज्म यूज करने के बाद भी वो बंदा उन चारों के ऊपर नजर रख रहा होता है कि अगर इन केस वो इन फ्यूचर अगर दोबारा से उस गलत राह पे जाते हैं तो वो उन चारों को खुद मार देगा अपने ही हाथों से। उसके बाद अपने करंट सीन दिखाया जाता है जहां पे अपना जॉन का जो बाप है वो फाइनली अंदर एंटर होता है और देखता है कि अपने जॉन ने उन चारों बंदों को बिठा के बांध रखा है। जैसे अपना जॉन अपने बाप को देखता है वो उसका वेलकम करता है और वो बोलता है अगर तुम यहाँ पर इन चारों को बचाने आए तो उसके लिए भूल जाओ, क्योंकि मैं इन चारों को मार दूंगा और वो काम तुम्ही को करना पड़ेगा। और तभी दोबारा से अपने जॉन को दिखाया जाता है और जॉन बोलता है अपने बाप से, बोलता है कि वो गन उठाओ और इन चारों को ठोक दो। और बोलता है कि हाँ, ये चारों वैसे एक गोली में मर जाएंगे, बट हाँ शायद हो सकता है कि अपना जॉन ज्यादा गोली ले ले, तो इसलिए उसके लिए 3 गोली मारना उसको। बट उसका बाप स्टिल बोल रहा होता है कि इन चारों को माफ कर दो। बोल तो मैंने उस टाइम में माफ कर दिया और उसके बाद से ये लोग सुधर गए। बट जो अपना जॉन होता है वो मना कर रहा होता है, बोलता है कि इन चारों को माफ कर दूं, कैसे माफ कर दूं, इन्होंने मेरी लाइफ के साथ क्या करा, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। बोल तो मेरे राइट हैंड से मैं कुछ भी नहीं उठा सकता। बोल तो मेरे राइट हैंड में बिल्कुल भी जान नहीं है, मेरे चेहरे का इन्होंने ये हाल कर दिया और मैं लंगड़ा के चलता हूँ, मेरी लाइफ पूरी स्पॉइल हो चुकी है और इन लोगों को तुम माफ करने के लिए बोल रहे हो। और वो अपने बाप से ये भी बोलता है कि तुमने आज तक मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं करा, जब भी मुझे मदद चाहिए होती थी तुम हमेशा मुझे डांट के भगा देते थे। सो फाइनली तुम्हें आज वो रिडीम करने का चांस मिला, इन चारों को ठोक दो और जो रिवेंज तुम्हें आज से 12 साल पहले ले लेना चाहिए था उसको आज कंप्लीट करो मेरे लिए। और उतने में अपने डेक्स्टर जो होता है वो
अपना थैंक यू बोलता है उस बंदे को, बोलता है उस बुड्ढे को, और वो बोल रहा होता है कि थैंक यू, तुमने हमें 12 साल जीने के लिए दिए कि मैंने 12 साल में इतना सब कुछ देखा और इतनी लाइफ को अपने एंजॉय करा, बट हाँ अब मैं जीना नहीं चाहता, तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा क्रूल चीज़ें करी है अपनी लाइफ के अंदर। उतने वो चिल्ला के अपना जॉन बोलता है कि तू एज ए ह्यूमन रिएक्ट मत कर क्योंकि तू ह्यूमन है ही नहीं, एटलीस्ट तू तो मत कर क्योंकि तू ही था जो इन चारों में सबसे ज्यादा क्रूअल था और तेरे ही चेहरे पे बिल्कुल भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता रहा जब ये लोग मुझे टॉर्चर कर रहे होते थे। फिर अपने को दोबारा से थोड़ा पास्ट में दिखाया जाता है जहां पर अपने डेक्स्टर बैठा होता है अपने रूम के अंदर, जहां पर वो उसने लास्ट जो कॉल करी थी अपने माइक को, वो कॉल दिखाई जाती है जहां पर वो माइक को याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है अपने कैक्टस लव सॉन्ग से कि उसने पास्ट में क्या करता, और अगर उसे याद आता तो शायद वो माइक को बख्श देता, बट उसके बाद उसको जब माइक को कुछ याद नहीं आता तो बोलता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक मैं और एक अपना जॉन। और उसके बाद वो अपने आप को एक ड्रग देता है जिससे वो मर जाता है, बट उससे पहले वो अपने जॉन को बोलते हुए जाता है कि जैसे ही मैं मर जाऊं मुझे लटका देना, बोलता मुझे टांग देना। और उसके बाद दोबारा से अपने करंट सीन पे आते हैं जहां पर दोबारा से अपना जॉन बोलता है कि जल्दी से गन उठाओ और इन चारों को निपटा दो, जिसका उसका बाप स्टिल मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अपना जॉन बोलता है मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही करोगे। तो उसके बाद वो एक चद्दर हटाता है और वहां पर एक लड़की बैठी होती है और वो लड़की वही होती है जो शुरू से सबसे अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है, अपने भाई को ढूंढ रही होती है, और उस बंदी को उठाता है और वो उसके नीचे फेंकने का ट्राई कर रहा होता है, बोलता अपने धमका रहा होता है अपने बाप को, और अपने को पता चलता है कि वो जो लड़की है वो और कोई नहीं उसी की बहन है, बोलता उसके बाप की बेटी और उसकी बहन थी। और उसके बाद वो अपने बाप के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुमने शुरू से कभी मुझे समझा नहीं, तुम मुझे हमेशा स्ट्रांग बनाना चाहते रहे बट मैं कभी स्ट्रांग बनना ही नहीं चाहता था, तुमने कभी मुझसे सामने से पूछा ही नहीं कि मैं आखिरकार करना क्या चाहता हूँ, और तुमने कभी मुझे सपोर्ट भी नहीं करा। सो आज फाइनली ये चीज तुम्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तुम्हें उन चारों को मारना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुम्हारी बेटी को नीचे फेंक दूंगा। जिससे अपना माइक चिल्ला के बोलता है कि नहीं जॉन ऐसा मत करो, तो और तुम कितने ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान लोगे। और वो बोलता है कि प्लीज मुझे मार दो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से और लोग सफर करें। उसका फाइनली उसका बाप बंदूक उठाता है और वो अपने माइक के ऊपर टारगेट करता है और माइक को शूट ही करने वाला है। उसी में अपने माइक को उसका पूरा जो पहले का जो होता है बचपन सब दिखाई देता है और सामने उसको उसकी मिरर इमेज भी दिखाई देती है जो उससे बोल रही होती है कि क्या तुम्हें रिग्रेट है, जिसके बाद माइक चिल्ला के बोलता है कि तुम मॉन्स्टर हो और यहाँ से निकल जाओ। और उसके बाद उसका बाप ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी वो दोबारा से हार मान लेता है और वो अपनी बंदूक को नीचे गिर देता है। और तभी अपना जो जॉन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वो बोलता है कि तुम मुझे कभी प्रोटेक्ट करना ही नहीं चाहते थे। तो फाइनली वो उस बच्ची को घेरने वाला होता है, बट तभी उसका जो बाप होता है वो अपनी बंदूक उठाता है और वो अपने जॉन के ऊपर ही टारगेट कर देता है और जॉन को शूट कर देता है। और ये जैसे ही सीन होता है उसको मेमोरी याद होती है जहां पे अपने डेक्स्टर से बता रहा होता है व्हाट इफ कि अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बात नहीं मानी और उसने तुम्हें ही को शूट कर दिया। जहां पर अपना जॉन होता है वो रिप्लाई करता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे बाप मुझे शूट कर ही नहीं सकता। बट फाइनली ये ऐसा हो चुका था और अपना जॉन ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसके बाप ने उसको पैरों में गोली मारी होती है और उसके पास जाता है और वो बोलता है कि हम लोगों को ये बंद करना पड़ेगा, चलो घर चलते हैं। जिसके बाद अपना जॉन उठता है और उसकी बंदूक को लेता है और उसको बताना शुरू करता है कि मैं तुमको हॉन्ट करूंगा, मैं आज तो मर जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें हमेशा हॉन्ट करते रहूंगा तुम्हारे आखिरी ब्रेथ तक, मतलब तो तुमको मैं जिंदगी जीने ही नहीं दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में जितना भी सुख चैन है सब कुछ छीन लूंगा। और वो उसके बाप के हाथ से अपने आप को गोली मार लेता है अपने सर के ऊपर। और उसके बाद वहां पे पुलिस आती है और अपने को पता चलता है कि अपना जॉन होता है वो यहाँ पर आने से पहले अपने पीजन जिसको वो गाड़ी में बेहोश करके आया था और जो जेसी का दोस्त था उसको बोल क्या होता है कि जैसे तुम्हारी आंख खुले यहाँ पर लेके पुलिस आ जाना, और पुलिस को लेके आ जाता है। जिससे अपनी पुलिस जॉन के बाप को उठा के पुलिस वैन में बिठा देती है और उसको ले जाती है और बाकी उन चारों को छोड़ देती है। जिसके अपने टाइम स्किप दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो जॉन होता है वो चल के आ रहा होता है और उसके सामने 3-4 बच्चे होते हैं जो उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम जीते, क्या हुआ, मुझे बारबेक्यू की पार्टी चाहिए। और अपने जॉन की हालत बहुत बुरी होती है, बोलते वो घुसन खा के आया होता है और तभी वो अपने पीछे से एक ट्रॉफी निकालता है और बोलता है कि फाइनली मैं जीत गया हूँ। बोलते अपना जॉन अब चैंपियन बन चुका है। और उसके बगल में अपने को दिखाया जाता है जेसी को जो बेसिकली ये दोनों मिलके एक अनाथ आश्रम चला रहे थे। और फिर अपने को पता चलता है कि अपना जो जॉन है और अपने जो जेसी है वो दोनों शादी करने वाले और वो लोग अपना जो शादी का इनविटेशन है वो भेजते हैं अपनी एंजेलिया और अपने माइक को, जहाँ पे अपनी एंजेलिया को दिखाया जाता है कि वो बंदी अपनी सुसाइड कर चुकी है, बोल तो वो बंदी ने फांसी लगा ली और वो मर चुकी है। और वहीं अपने को माइक को दिखाया जाता है जो उनका लेटर पढ़ रहा होता है बट स्टिल उसके स्क्रीन के सामने बोलते उसके पीसी में खुला होता है अपनी हैंग डॉल की वेबसाइट, बोलते वो दोबारा से अपने हैंग डॉल को रिवाइव कर रहा होता है जो उसने पहले करा था आज से 12 साल पहले। सो फाइनली गाइस यहाँ पर खत्म होती है अपनी हैंग डॉल की मांगा। अगर तुम लोगों को ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर तुम लोगों को ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियोस और चाहिए डिफरेंट मांगा की तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं तुम लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा क्योंकि मैं ऐसे टाइप की वीडियोस अभी बनाता नहीं हूं अपने चैनल पे। अगर तुम लोगों को पसंद है तो तुम्हारे लिए कुछ भी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।